वेलकम बैक गाइस। तो देखिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मस्त सी चीज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आ चुका है, ठीक है ना। 2 महीना तकरीबन आपके बचे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं उसमें। तो और बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जहाँ से फुल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है सिंपल सा। तो मैं आपके सामने कुछ कोशिश कर रहा हूँ नया लाने की कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे। और हर टॉपिक के हिसाब से जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के हिसाब से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्लास को कॉपी और पेन लेकर अटेंड करना है। नोट्स की आपको चिंता नहीं ले करनी है। मैं इसी सेम चीज़ का जो है फ़ोटो क्लिक करके मैं अपने जो है व्हाट्सएप चैनल पे इसको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सब लोग फिजिक्स को देखेंगे। तो मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ आपको कि मैं टॉप करा दूंगा, 99% आप ले आओगे फिजिक्स में, जो है 70 में आप 60 नंबर ले आओगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं अपने टीचरों के भरोसे पर आपको इतना भरोसा ज़रूर दिलाता हूँ कि जो इतना कंटेंट अच्छे से कर लेगा, और थोड़ा सा दाएं बाएं भी हम लोग देख लेंगे, है ना, टॉपिक से रिलेटेड, तो उतना जो कर लेगा वो फेल तो नहीं होगा। इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ कि आप फेल नहीं होगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा कि इनसे ये भी कर लें, वो कंटेंट भी कर लें, यहाँ से भी देख लें, वहाँ से भी देख लें। तो मल्टीपल जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा करिए और मेरे कंटेंट को एक बार देखिए। और अगर इस कंटेंट को अच्छा लगे तो आप अपने स्कूल के हर एक फ्रेंड को, जहाँ जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर जिससे सब लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैट। आप फिजिक्स में जाएंगे, पहला चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वगैरह। तो हमारे यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट। हम समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो एक ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है, यानी हम इस चैप्टर में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं कि एक ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? सबसे पहले चीज देखेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज का डिनोशन इंपॉर्टेंट है। डिनोशन क्या होता है? क्यू और छोटा क्यू। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी आर मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की। सबसे पहली चीज तो एक प्रॉपर्टी किसकी होती है? बॉडी की होती है, उस मैटर की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये मैंने 3 चीजें लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज आपका अगर वो चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी जो इस चैप्टर में हम लोग देखते जाएंगे। पूरा चार्ज कहां पर होगा? रुका हुआ होगा। अगर चार्ज मोशन कर रहा है, चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका एक चैप्टर पूरा है वो भी मिलेगा। आइए देखते हैं चार्ज कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस वाला कौन सा होता है? प्रोटॉन। माइनस वाला इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है? दोनों पर चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है। यूनिट इसकी क्या? कूलाम है ना। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप लोग जानते हैं, सेम नेचर कह लीजिए, लाइक कह लीजिए ना, 2 जगह इसका काम आता है। जो भी सेम नेचर वाले होंगे वो रेपल करते हैं। सेम नेचर वाले क्या करते हैं? एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है ना। मास में जो आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं उसमें मास हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर चार्ज सेम नेचर को होगा तो क्या होगा? रेपल करेगा। देखो, प्लस प्लस आपस में रेपल कर रहे हैं, माइनस माइनस आपस में रेपल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो मैग्नेटिज्म चैप्टर आएगा, लाइक पोल जो होंगे, नॉर्थ पोल रेपल करेंगे, साउथ पोल रेपल करेंगे, लेकिन जैसे ही अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि जो x है एक, उसके ऊपर माइनस। मैंने हर क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ना, ताकि लंबा ना लिखना पड़े, आपको सिंपल समझना है। एक x है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, वो रेपल कर रहा है y को। अच्छा बताओ, रेपल कौन करता है? सेम नेचर वाला, यानी अगर x माइनस होगा तो y को भी क्या होना पड़ेगा? माइनस, तभी क्या होगा? रेपल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जो z है वो अट्रैक्ट हो रहा है y से, जो Z है वो अट्रैक्ट हो रहा है Y से। तो अट्रैक्ट कौन करता है बताइए? अपोजिट नेचर वाला, यानी Y पर तो माइनस आ चुका है, अगर इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब वो प्लस होगा। तो Z क्या होगा? या तो प्लस होगा या तो न्यूट्रल होगा। आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से Q क्या आ जाएगा? I इंटू टी।
आई इंटू टी। यूनिट क्या आएगी, आई की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम। तो याद रखना है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अच्छा, एक कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एक कूलाम, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, क्लास 10 में बताया था कि जब भी हमें वन फाइंड करना, वन, तो फार्मूले में रख दो 1 1। देखो 1 कूलाम फाइंड करना है, आई को भी रख दिया 1, टाइम को भी रख दिया 1, तो 1 एम्पियर क्या होता है, सॉरी 1 कूलाम क्या होता है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, वही क्या होता है, 1 कूलाम चार्ज होता है। आइए देखते हैं आपकी यूनिट जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होती है, यहां भी यूज होती है, कैसे आई है, फैराडे। नाम सुना होगा फैराडे। फैराडे में कितना होता है, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं यहां मैंने ना, अप्रॉक्स 96,500 कूलाम। कैसे आया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बताओ एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, Na 6 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हम लोग देख चुके हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स कितना आएगा, आता है 96,488, लेकिन हम अप्रॉक्स में लिखते हैं 96,500 कूलाम। वही क्या होता है, 1 फैराडे चार्ज होता है। आइए 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट का मतलब 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, तो बताओ 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड। तो आपको ध्यान देना है यूनिट का। अगर आवर की बात कर रहा है तो हमें आवर में बात नहीं करनी है, हमें बात किस में करनी है, सेकंड में बात करनी है। अगर आपको दे दिया किलो वाट, किलो में बात नहीं करनी है, हमें बात किस में करनी है, एक में करनी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी, सबसे पहली स्केलर प्रॉपर्टी, चार्ज से कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस वो फ्लो होता है। दूसरा, बॉडी कैन बी चार्ज ओनली बाई, एक बॉडी को आप चार्ज कैसे कह सकते हैं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसा होता है जो निकल सकता है, आ सकता है, जा सकता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो निकल नहीं सकते। यानी सिंपल सी मैं कहानी बताऊं, सिंपल बताना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अगर निगेटिव मेरे ऊपर आएगा क्या मैं भी निगेटिव हो जाऊंगा, हाँ देख लो। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि अगर निगेटिव मेरे अंदर आएगा तो मैं भी निगेटिव हो जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर से निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन, यहां इसको इस एग्जांपल के शुरू समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट देखना, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू 7 प्रोटॉन है, ध्यान से देना, 7 इलेक्ट्रॉन है 7 प्रोटॉन है। अगर मैंने कहा कि एक क्या हो गया है, आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी प्रोटॉन कितने हैं, 7, बताइए नेट चार्ज कितना आया, 6 माइनस 7 प्लस, तो नेट कितना आया, माइनस, नेट कितना आया, +1। यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना प्लस आएगा। इस चीज से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो नेगेटिव लाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव। इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी आएगा आपका। चलो, चार्ज इज कंजर्व है, अगली प्रॉपर्टी चार्ज कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या है, नेट चार्ज हमेशा क्या रहा, पहले और बाद में नेट चार्ज क्या रहेगा, सेम। अगली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। आपसे अक्सर पूछा जाता है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल लिखा है, चार्ज कैन अज्यूम ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू, यानी चार्ज के अंदर कोई सर्टेन वैल्यू होगी, कैसी, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, इतना लंबा नहीं है, हमको इसे समझ लेना। चार्ज क्या होगा, Ne के बराबर होगा। हम कह रहे हैं इंटीजर, इंटीजर का मतलब 1 2 3, आप ये नहीं कहोगे 1/2 2/3 3/4, ये सब नहीं, 1 2 3 इंटीजर होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं देखेंगे इसको भी थोड़ी देर में, मतलब ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तभी समझेंगे क्वांटाइजेशन का असली मतलब, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आपको दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज क्या है, 1 कूलाम्ब है, और उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब यहां से एक चीज आपको पकड़ना है, बहुत ध्यान से एक चीज पकड़ना है। देखो चार्ज कितना है, 1 कूलाम्ब, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बताओ, गेन, तुरंत समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन लिया है, अरे लिया है इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो देख लो फार्मूले से, Q = Ne, n पुट कर दिया, 1.6 × 10⁻⁻19 पुट कर दिया, n की वैल्यू हमें दिया गया है और E की वैल्यू पता होती है। नेट कितना आएगा, माइनस, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो कितना आया, -0.8। अरे पहले कितना था, 1 कूलाम्ब, तो बाद में कितना आया, नेट चार्ज कितना आएगा, पहले 1 बाद में -0.8, तो नेट कितना आ जाएगा, 0.2 कूलाम्ब। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, इस चार्ज 4 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो हम कहेंगे ठीक है, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम लगा दें Q = Ne, हमने वैल्यू को पुट कर दिया। देखो एक चीज याद रखना, फिजिक्स को सॉल्व करने में जो डर लगता है बच्चों को, उसमें थोड़ी गड़बड़ होती है। एक सॉल्यूशन बताता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लो, जो आपसे पूछा गया है उसको लिख लो, दोनों में क्या रिलेशन है आओ देखते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, Q आपको चार्ज दिया हुआ, Q दिया हुआ है, n आपसे फाइंड करना है और
इलेक्ट्रॉन हमको पता ही कितना होता है चार्ज इस पर, तो n की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से। जैसे ही n की वैल्यू हमने सॉल्व कितना है 2.5, अरे हमने देखा था कि इंटीजर होना चाहिए 1 2 3, ये तो 2.5 है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2021-22 में आया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा 6-7 लाइन का था, मैं सिंपल आपसे कहा गया एक स्फेयर है, 3 स्फेयर है जिसपे 3 चार्ज 5 और -3 का चार्ज है, उनको सेपरेट कर दिया गया, उनको थोड़ी देर पास टच कराया गया, टच कराने के बाद सेपरेट कर दिया गया, यानी अलग अलग चार्ज अब आएंगे। इनमें से बताइए कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है? तो हम वही लगाएंगे पहला क्या कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। यानी पहले हमने देखा कितना चार्ज है, 3 + 5 8 और -3, नेट चार्ज कितना आया +5। आपको ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन को आप देखते हैं कैसे ऑप्शन को भी सॉल्व किया जाता है, सीख लो थोड़ा सा। ऑप्शन हमने देखा, पहले ऑप्शन हमने पढ़ा, हाँ समझ में, तुरंत हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज नेट चार्ज कितना है 5 4 5 5 5 10 -4 6, नेट चार्ज कितना है पूरा, इसमें 5, इसमें नेट कितना आया 5, इसमें नेट कितना आया 4। तो हमें नेट चार्ज कितना चाहिए था 5, लेकिन एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, देखो ये ऑप्शन तो कट, ये भी ऑप्शन कट, 2 5 को इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 का, ये भी 5 का। तो हम क्या करें, फिर हमने ऑप्शन को देखा, जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर क्या है 3.5 5.5, अरे क्वांटाइजेशन की वजह से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 2 3 4 5 पॉसिबल होते हैं, पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले पॉसिबल नहीं होते, यानी ये भी ऑप्शन कट हो गया अपना पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई टफ नहीं होता ना, कॉन्सेप्ट बूस्ट करो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। आइए आगे चलते हैं, कुछ नोट पॉइंट है। हीलियम, सबको पता है अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम पे +2 आता है ना, कितना चार्ज आता है +2। अब दिमाग लगाना, एक दिमाग लगाना यहीं पर सीधा, हीलियम पर +2 है, अरे +2 कैसे आया होगा, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कितना प्लस आया है 2+, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा। आओ देखते हैं प्रोटॉन कितना होता है, ये जो आपका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ये मास नंबर लिखा होता है, दो, तो जितना एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर तो पढ़ा होगा आपने, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो हमने कहा कि 2 एटॉमिक नंबर है मतलब 2 प्रोटॉन है, हमने कहा 2 एटॉमिक नंबर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा, लेकिन हमने देखा इस पे +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो 2 - 2 क्या आया, नेट 0, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, सिंपल, इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, न्यूट्रॉन, 4 - 2 आ गया न्यूट्रॉन। फिर एक कभी कभी आ जाता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या होता है, कुछ नहीं, Q/m, यानी चार्ज का और मास का रेशियो, वही क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज। फिर आपको बताया गया चार्जिंग मेथड क्या है, कि कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इंपॉर्टेंट, कभी नाम पूछ लेता है, कभी थोड़ा अंदर की डिटेल पूछ लेता है। आइए देखते हैं, ये चीज नहीं पढ़ाई जाती, हल्का सा इसको देखते हैं। पहला फ्रिक्शन, हमने कहा लो वर्क फंक्शन हाई वर्क फंक्शन, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में। बस इतना बता देता हूं, जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे मैं कहूं एक ही थप्पड़ मारने पर मैंने सच उगल दिया, इसका मतलब मेरा वर्क फंक्शन क्या है, कम। 5 थप्पड़ मारने पर क्या हुआ है, मैंने सच्चाई अभी भी नहीं उगली है, मतलब मेरी बर्दाश्त ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा है। सिंपल, वर्क फंक्शन कम होगा, रब करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आएगा, प्लस, यानी लो वर्क फंक्शन से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, तो हाई वाले पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक देगा तो एक लेगा। अब बताओ क्या दोनों अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब यहां पर कौन से चार्ज आएंगे, अपोजिट चार्ज आएंगे, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे। कितने मैग्नीट्यूड के, यानी एक आया तो एक गया, या एक गया तो एक आया, तो अपोजिट नेचर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। इंपॉर्टेंट, कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, लो वर्क फंक्शन वाला ग्लास रॉड, ड्राई हेयर, ऊल, कैट स्किन, और इसमें हाई वाले का। जैसे हम लोग बचपन में एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं तो एक कागज होता है अट्रैक्ट करने लगता है, वही क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं कंडक्शन की तरफ। कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले व्हेन टू, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, कंडक्टिंग। कंडक्शन में कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए, यानी जो कंडक्ट कर सकता हो, आर केप्ट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना चाहिए। कांटेक्ट का मतलब या तो आप सटा दो या फिर तार के थ्रू जोड़ दो। देन चार्ज ट्रांसफर, सिंपल मैं कह रहा हूं, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्ट करते हैं, उनको चार्ज से या तो जोड़ दिया गया है तार से, या तो फिर उनको टच करा दिया गया है, मतलब कांटेक्ट हो गया है, तो अब चार्ज ट्रांसफर होगा, एक से दूसरे में जाएगा। तो बताओ कहां से जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कहां, हाई से लो की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, कब तक जाएगा वो, ठीक है ना, कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल आपका सेम ना हो जाए। देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है, V = KQ/R, आगे पढ़ोगे बस ध्यान रख लेना,
कांस्टेंट। इस क्वेश्चन की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको सिखा देगा। हमने कहा ये क्यू है, एक स्फीयर है, 2r रेडियस का, चार्ज कितना है q, एक न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, चार्ज कितना है 0, रेडियस कितनी है इसकी r, एक तार से अभी जोड़ा नहीं है, अभी तक जोड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, स्विच को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही स्विच को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, स्विच जुड़ जाएगी। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, क्या कंडक्टिंग, यानी अब कंडक्ट होगा। तो हम देखेंगे हाई से लो की तरफ होगा, कौन हाई है कौन लो है। आइए निकालते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा k/r, k इस पे चार्ज कितना है q, रेडियस कितना है 2r, इस पे कितना है, न्यूट्रल है, मतलब q 0 है, तो पोटेंशियल भी कितना आएगा 0, यानी ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, यानी हाई से लो की तरफ जाएगा। यानी हमने क्या कहा, ये वाला हाई है तो यहां से जाएगा, कितना जाएगा, हमने माना x, हमने कितना माना x जाएगा। तो अगर x गया, x चार्ज गया, तो यहां से थोड़ा कम हुआ q - x, वहां 0 था तो x हो गया, ठीक है। आइए यहां निकाल लेते हैं, कब तक फ्लो होगा, जब तक आपका चार्ज क्या होना हो जाए, आपका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल। तो आइए इक्वल कर लेते हैं, वही फार्मूला लगा के सिंपल, v1 = k, q - x, तो हमने इक्वल किया। जैसे इक्वल k कट गया और अपना क्या हुआ, रेडियस आपस में कट गई, क्या आया, q - x = 2x, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गई, q/3। यानी जो ट्रांसफर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना। आपसे यहां क्या पूछा है, फाइनल चार्ज, लेकिन कल को ये पूछ सकता है कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ है, यही x, ठीक है ना। तो नेट चार्ज कितना आएगा 2r वाले पे, q - x, ये नेट बचा था, देख लो 2q/3, नेट r वाले कितना आया, वही x। अब देखो यहीं पर पहली प्रॉपर्टी, नेट कितना आया, टोटल 2q/3 + q/3 q, अरे पहले भी q था, अब भी q है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए देखते हैं, अगर इतना बड़ा नहीं करना है, बाय द वे ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ जाए तो उसको सॉल्व करने का, इतना सॉल्व करेंगे टाइम कम पड़ जाएगा। आइए शॉर्ट मेथड देखते हैं, बढ़िया। हमने क्या कहा, आपका चार्ज कब तक फ्लो करेगा, ध्यान से देखना, आपका चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। अगर ये सेम हो गया, क्या रेडियस को इधर ले आए, इसका मतलब q ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, q और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं से एक फार्मूला आया, q1 = r1, q टोटल मतलब r टोटल। ये आपको फार्मूला याद करना, सिंपल है, जिसका चार्ज निकालना है उसकी रेडियस और नीचे टोटल। आइए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमको 1 वाले का फाइंड करना है, किसका, इस वाले का फाइंड करना है। बताओ इस पे चार्ज कितना मान लिया, q1 है चार्ज, q1, ठीक है। फाइनल चार्ज निकाल रहे हैं, इस पे हमने माना कितना है q1, अरे इसकी रेडियस 2r, नेट कितना आया q + 0, नेट 0, टोटल रेडियस 2r और r कितना 3r, 2/3, ऐसे इसका निकल गया। एक गलती आप लोगों से होगी और वो क्या होगी, नेट चार्ज। देखो यहाँ 25 कूलम, यहाँ -5 कूलम, तो q टोटल कितना आएगा, लोग क्या कहेंगे 25 5 30, नहीं, 25 प्लस में 5 माइनस में कितना आया 20। तो यानी इस फार्मूले की हेल्प से आप जो है 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिकल का मतलब क्या, वो सेम होता है, रेडियस क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये है, तो अब इतना ही बड़ा आइडेंटिकल है, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, यही क्या होता है, अपना आइडेंटिकल होता है। तो हम देख रहे हैं इस पे चार्ज कितना, q1 और q2, चार्ज तो अलग हो ही सकता है, ठीक है। हम निकालते हैं q1, देखो जिसका चार्ज निकालना है, q1 का निकालना है, उसकी रेडियस हमने पुट कर दिया r, टोटल चार्ज कितना है q1 + q2, और टोटल रेडियस कितना है r + r, कितना आया 1/2। यानी जो q1 निकालेंगे या q1 डैश निकालेंगे फाइनल, तो q1 + q2/2, यानी हम कहेंगे आधा आधा डिवाइड। तो आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन आता है अक्सर, तो आइडेंटिकल वाला देख लेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये मैंने कहा आपसे सारे के सारे ABCD क्या है, आइडेंटिकल, लेकिन इसके चार्ज, इस पे 0, इस पे 20, इस पे 20 और इस पे 5 कूलम। हमने कहा A को B से टच कराया, फिर A को C से, फिर A को D से, फाइनल चार्ज कितना आया। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, देखते हैं। हमने कहा A और B को टच कराया, क्या मैंने कहा था, आधा आधा चार्ज, आधा आधा आपको डिवाइड हो जाएगा। तो आधा कितना, मतलब A पे कितना है 0, B पे 20, 0 + 20 का आधा आधा 10 10। तो हमने कहा A पे कितना आ गया 10, फिर A पे आया 10, A को C से करवा रहे हैं, तो C पे कितना है 20। तो बताइए A और C में बटेगा, तो A और C में कितना बटेगा, 10 + 20 कितना हुआ 30, आधा आधा 15 15। हमने कहा कि अब A पे कितना आ गया है, 15 आ गया है। हमने D से टच कराया है, तो D में बटेगा, कितना बटेगा, 15 + 5 20, उसका आधा 10 10। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा, आधा आधा बटेगा, ठीक है ना। ठीक, इसमें देखो इंडक्शन, थर्ड मेथड क्या है, इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना इसमें दोनों में ध्यान, हम कह रहे हैं एक चार्ज बॉडी है, हमने कहा कि एक अपनी चार्ज बॉडी है और एक अपनी क्या, न्यूट्रल बॉडी। ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन और इंडक्शन में फर्क है। वहां पर क्या होता था, दोनों चार्ज ट्रांसफर होता था, यहाँ इंड्यूस होगा। हमने कहा कि एक अपनी चार्ज बॉडी है, उसको ला रहे हैं करीब किसके, न्यूट्रल बॉडी, जबकि कंडक्शन में टच करा रहे थे।
न्यूट्रल बॉडी, देन चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपल सिमिलर चार्ज। देखो सिंपल बात है, कोई न्यूट्रल बॉडी भले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर, हाँ नेट चार्ज कितना आएगा 0, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो निगेटिव होगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, यानी जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। हम क्या करें, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर पहले से कोई चार्ज नहीं था, हम क्या करें चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं, तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस, यानी इस बॉडी के अंदर देखो 4 माइनस 4 प्लस, तो नेट कितना आया है अपना 0, तो चार्ज नेट कितना 0, लेकिन इस प्लस की वजह से माइनस वाला अट्रैक्ट हुआ है और प्लस वाला रेपल हुआ है। ठीक है, हम क्या सेकंड स्टेप क्या है, ये जो प्लस वाला है ना इसको अर्थिंग दे दी। अर्थिंग का मतलब ये सारा का सारा चार्ज जमीन पे ट्रांसफर हो गया। अर्थिंग के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली अर्थिंग में ये है अभी कि जितना का सार इस जहां से अर्थिंग करवाएंगे तो ये प्लस वाला चार्ज कहां चले जाएगा, जमीन पे, तो बचेगा क्या, निगेटिव, फिर बाद में यही निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से फैल जाएगा। तो हमने सिंपल बात कहा, अगर प्लस वाला चार्ज था तो बाद में कौन सा आएगा, माइनस, तो जो इंड्यूस होगा वो कौन सा चार्ज होगा, माइनस, यानी अपोजिट चार्ज आएगा। कैसा आएगा, अपोजिट। अगर यही माइनस होता तो बाद में न्यूट्रल वाले क्या आता, प्लस आता। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई जगह नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत मस्त चीज है। आइए देखते हैं। पहली चीज हमने क्या किया, एक डब्बा जो भी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी पूरा, ये डिस्क या बॉब है, ये मेटेलिक वायर है और ये गोल्ड लीफ। मेटेलिक वायर क्यों है, मैंने बताया था मेटेलिक वायर कंडक्टर होता है, कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर होता है, बहता है, फ्लो होता है, और ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास एक चार्ज है अननोन और एक चार्ज क्या है, नोन। तो हम जानते हैं अननोन नोन को, कि नोन से कैसे जाने अननोन को, ए के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमने पहले क्या किया है, बी वाले चार्ज को टच कराया है इससे, बताओ टच कराया, क्या करवाया, टच। टच किसमें होता है, कंडक्शन में। कंडक्शन में सेम चार्ज आता था, यानी अगर बी प्लस है तो इस पे भी क्या आएगा, प्लस। अगर लीफ पर देखो, इस वायर पे यहाँ पर क्या आया, प्लस, वायर से होते हुए लीफ पे चला गया। लीफ भी क्या होता है, मेटल होता है, तो क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो लीफ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अगर लीफ पर प्लस है, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, तो शुरू में मैंने बताया था लाइक चार्ज क्या करते हैं, रेपल करते हैं, यानी प्लस प्लस आपस में दूर जाएगा, डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये बात पता चल गई। लीफ पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन ए का हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए और बॉब को कंडक्ट कराएंगे। हमने ए पे नहीं पता तो भी कंडक्शन होगा। अगर यहां ध्यान, ए पे हमें नहीं पता है प्लस है या माइनस है, अगर ए पर प्लस होगा, अगर ए पर प्लस होगा, क्या ए पर प्लस होने की वजह से लीफ पे प्लस जाएगा, इसका मतलब लीफ पे प्लस जाएगा और बढ़ जाएगा। पहले से प्लस था और प्लस बढ़ गया तो लीफ मोर डाइवर्ज। अगर लीफ और ज्यादा फैलने लगी तुरंत समझ जाओ प्लस चार्ज है। और अगर लीफ पे निगेटिव, ए पे निगेटिव चार्ज है तो लीफ पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, लेकिन लीफ पर पहले से कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पहले से पॉजिटिव है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव और कम होगा, और कम होगा। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए। मान लिया मैंने पहले प्लस 10 था, अब -3 आया है, तो नेट कितना बचा, +7। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस वाला कम हो रहा है। अगर प्लस वाला कम हो रहा है इसका मतलब हल्का सा कोलैप्स होगा, हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा ए पर क्या है, प्लस या माइनस। अगली चीज देखते हैं, ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन एक आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा 9th-10th में, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो कंडक्ट कराता है। नॉन कंडक्टर में वही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हम अगर एक कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, हम एक कंडक्टर को अगर चार्ज दे रहे हैं, वो चार्ज याद रखना अंदर नहीं जाएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कंडक्टर पे कोई चार्ज अगर देंगे वो चार्ज उसके अंदर नहीं जाएगा, अंदर 0 होगा, चार्ज उसकी सरफेस पे जाएगा। रीजन आगे आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इसका रीजन होती है। सरफेस पे क्या होती है, मिनिमम, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो क्या रहेगा, मैक्सिमम स्टेबल रहेगा वॉल्यूम। लेकिन जब नॉन कंडक्टर पे कोई भी चार्ज दोगे वो कहां जाएगा, उसके अंदर जाता है। दोनों चीजें याद रखना, कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे जाता है और उसमें कहां जाता है, अंदर की तरफ जाता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं चार्ज डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर में कई बार ये यूज होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है चार्ज डेंसिटी। तो यहीं पर शुरुआत में देखते हैं, एक होती लीनियर जिसे लैम्डा से कहते हैं और एक होती है सरफेस, इसे सिग्मा। तो आप खुद समझ जाएंगे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर कैसी होती है, एक रॉड होती है, सरफेस का मतलब जो सरफेस एरिया होता है, जैसे डिस्क वगैरह हो गया, इसका सरफेस एरिया होता है। स्फेयर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, स्फेयर का कम यूज होता है ना के बराबर, तो वो हम लोग नहीं, स्फेयर में वॉल्यूम हुआ होगा। ये हमें क्या होगा, ठीक है, देखो अपना ये लैम्डा क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेंटीमीटर कह लो या आपका मीटर कह लो, और इसमें क्या हो जाएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा Q/L, सिग्मा क्या होगा, Q/एरिया। लेंथ हम लोग रॉड में लेंथ लेते हैं, डिस्क में एरिया लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक से, लेकिन ये वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ देखो
प्लस है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, छोटा सा एलिमेंट है तो उसका छोटा सा चार्ज होगा dq, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx। तो आपको क्या आ गया, तो यहाँ से चार्ज कितना आ गया, लैम्डा dx। तो अगर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाता है, अपना पूरा चार्ज आ जाता है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये आपको दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये आपको एक रॉड दी हुई है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। आपको चार्ज जो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी है लैम्डा नॉट x, और x ओरिजिन से दिया है। आपको फाइनल यानी पूरा का पूरा चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, dq लैम्डा dx यहाँ से आ चुका है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कितना रखेंगे, 0 से l तक। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ये पूरा निकालना है, तो 0 से l तक की लिमिट पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा नॉट x और dx। तो लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ना। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, हल्का सा देख लेते हैं, पूरा टाइम तो है नहीं। क्या करना है, सिंपल सा, ये मान लीजिए x है, आपको इंटीग्रेशन करना है। इसकी पावर अभी कितना है, 1। एक पावर बढ़ा दो, जैसे ही एक पावर बढ़ाओगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। तो जो पावर बढ़ी उसी से नीचे डिवाइड कर दो। जैसे मैंने कहा x की पावर 2 है, कितनी पावर 2, एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 3। तो इसी 3 से नीचे डिवाइड कर दो, तो वही आया है सेम। और लिमिट कितना हमने रखा है, 0 से l। तो बाद में क्या होगा, फाइनल लोअर के, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, तो हायर माइनस लोअर, यानी x की जगह एक बार क्या रख देंगे l, तो l स्क्वायर बाई 2। एक जगह x की जगह क्या रख देंगे 0, तो बाई 2। तो ये आपकी क्या आ गई है, वैल्यू। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सिंपल है, कोई एक बार प्रैक्टिस करेंगे खुद आ जाएगा। ये क्या होता है, अपना सरफेस वाला है। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dr। टोटल क्या होता है, पेरीमीटर कितना, टोटल कितना होता है, 2 पाई r टोटल होता है, और उसका हल्का सा रेडियस कितना है dr। तो एरिया कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 पाई r इंटू dr, 2 पाई r इंटू dr। ये ध्यान देना है। यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा इंटू dx, यहाँ पर कितना बस आएगा, सिग्मा इंटू da। यानी सेम चीज़ कहानी यही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर हमने dx लिया था और यहाँ पर क्या है, एरिया लेना है, तो 2 पाई r और dr। एक छोटा सा एलिमेंट जो हमने काटा dr का, उसका पूरा लंबाई कितना होगा, 2 पाई r। तो एरिया आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इतना कैसे आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना सिंपल कहानी है। तो यहाँ तक कहानी खत्म हुई है। तो यहाँ ये बेसिक पॉइंट थे, बिना इससे चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता। आते हैं कूलाम लॉ के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कूलाम लॉ। हमने सेम एक कहानी अगर 11th में आपने पढ़ी हो ग्रेविटेशन, तो वहाँ पढ़ाया जाता है, मैंने जो लेक्चर डाला है ग्रेविटेशन का, तो उसका है ना, जो 11th में होंगे उनको ट्रांसफर कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिंक किया हुआ है 12th का। ठीक है ना। कूलाम लॉ क्या होता है, एक चार्ज रखा है, एक चार्ज q2 रखा है, क्या उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस है, और एक वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ एयर ना हो, फ्री स्पेस हो, वही है ना। तो आइए देखते हैं, फोर्स कितना आएगा पूरा, k q1 q2 अपान r स्क्वायर। ग्रेविटेशन में क्या आता था, g m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ फोर्स आया। फिर हमने क्या देखा, एक मीडियम है, मीडियम में वही फोर्स आया। क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्रेविटेशन में g कांस्टेंट होता था हमेशा, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ g कांस्टेंट, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। k की वैल्यू कितना है, k कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर c स्क्वायर। कैसे निकाला भाई, तो k है ना, वैल्यू तो आपको याद रखनी, यूनिट कैसे निकाला, k है, k चाहिए तो फोर्स को इधर लेके जाओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो रेडियस को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज को नीचे लेकर आएंगे, डिवाइड करेंगे कूलाम स्क्वायर, ट्रांसफर करके आप कर सकते हैं ना। आइए, इसकी वैल्यू कितना आती है, 1/4 पाई ई नॉट, 1/4 पाई ई नॉट। ये वैल्यू आपको याद रखना है, कभी कभी इस टर्म में देगा, वरना के की वैल्यू वो पुट कर देगा। तो अक्सर क्या होता है ना, जो मैंने देखा है, अक्सर ये पुट करके देता है। तो आइए देखते हैं, ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस है, देखो वैक्यूम है तो उसकी परमिटिविटी है। वैल्यू कितनी होती है, अक्सर वैल्यू देगा, बट नहीं देगा तो आप याद कर लेंगे इस वैल्यू को। ठीक है ना, MTR, मुझे तो रट लो, तो MTR कर लेना इसको, 8.85 × 10⁻12, और आपका क्या आ जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे ना, तो यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम मीडियम में डालेंगे तो बताओ, ई नॉट तो फ्री स्पेस की थी, तो ई मीडियम आ जाएगा, बस चेंज क्या हुआ, ई नॉट। इसका मतलब जानते हो, पहला क्वेश्चन बनता है, क्या कूलाम लॉ मीडियम पे डिपेंड करता है, हाँ भाई मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ ई नॉट है, यहाँ मीडियम, तो ई मीडियम कितना होता है, ई नॉट इंटू ई आर, रिलेटिव वाला। मैं अगर सिंपल कहूँ, देखो अगर मीडियम आएगा तो मीडियम का जो भी ई नॉट आएगा, मीडियम का जो भी ई आर आएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी कांस्टेंट, सिंपल है, मीडियम आएगा तो मीडियम का जो भी कांस्टेंट दिया होगा आपको ई नॉट के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देना। देख लो आ गया ना, ईजी है। आओ देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, इसका मतलब यह हुआ कि जो मीडियम का फोर्स है और जो वैक्यूम का फोर्स है वो दोनों सेम है, बस डिवाइड किससे किया गया है, ई आर। यहाँ पर देखो ई आर से डिवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा आया, तो मीडियम वाला क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ई आर से उसको डिवाइड किया गया है वैक्यूम वाले से। तो एयर का ई आर कितना होता है, 1। तो देख लो,
अगर एयर का 1 है, यहाँ पर पुट कर दोगे 1, तो वही फार्मूला आ गया फिर से। और वाटर का कितना होता है 81 और मेटल का इनफाइनाइट। तो इसे ध्यान देना है। हमने पहला चीज हमने नोट पॉइंट में क्या लिखा, दिस लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो कूलाम लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। आइए देखते हैं, अगर हमने कहा कि वैक्यूम का और मीडियम का फोर्स बराबर हो गया, वैक्यूम का और मीडियम का फोर्स बराबर हो गया, हमने डिस्टेंस अलग कर दी। इस बार डिस्टेंस यहाँ r है और यहाँ पर डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है d। बाकी सब कुछ चार्ज वगैरह सब कुछ क्या है सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसमें स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हमने सब वैल्यू पुट कर दिया, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने बताया था अगर मीडियम है तो मीडियम का ई आर आएगा, ई आर आएगा, आ गया। और डिस्टेंस इसकी हमने क्या ली थी d स्क्वायर, ठीक है, आ गया। बताओ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और आपका ये 4 पाई ई नॉट कट गया, 4 पाई ई नॉट कट गया, क्या बचा 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर और ई आर। तो हमने डी स्क्वायर को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया r स्क्वायर अपॉन ई आर, अंडर रूट ले लेंगे। तो यही वैल्यू आपकी क्या हो गई है इंपॉर्टेंट। यानी हमने कुछ किया नहीं, रटना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है सॉल्व करना है ना, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कई वैरायटी बनती है। ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है 2019 का। आपसे कहा गया एक आपका स्फेयर है जो भी, वो -q चार्ज है और एक +3q है, लेकिन बताइए क्या दोनों को दोनों कंडक्टिंग है। क्वेश्चन में दिया है r रेडियस है, r रेडियस है, इसका मतलब क्या है दोनों का क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है ना, आइडेंटिकल। इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराया गया है, उसके बाद क्या करवाया है सेपरेट करके d डिस्टेंस पे छोड़ दिया गया है। क्या किया है d डिस्टेंस पे छोड़ दिया गया है, यानी दो स्फेयर हैं, दोनों को टच कराया और फिर d डिस्टेंस पे अलग कर दिया। तो आपको बताना है 2-3 चीज़ें। आइए देखते हैं, सबसे पहली बात कंडक्टिंग है, तो क्या कंडक्शन होगा, हाँ। क्या आइडेंटिकल है, हाँ। तो फाइनल चार्ज मैंने बताया था दोनों का आधा, क्या है इस पर Q1 + Q2/2, इस पर कितना है -q, इस पर +3q/2, नेट कितना आया -q + 3q 2q/2, यानी नेट चार्ज कितना आया q। तो फाइनल चार्ज कितना आएगा q और q। बताओ पहला पूछा गया आपका नेचर क्या है चार्ज का, अरे q और q क्या दोनों प्लस हैं, अगर दोनों प्लस हैं इसका मतलब क्या होगा रिपल्शन होगा। तो कैसा फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है ना, पहली चीज। दूसरा एक क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ, आपको फोर्स निकालना है। मान लो यहाँ फोर्स निकालना, डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है r, कितनी डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, तो यहाँ फोर्स निकल आएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस उतनी ही है, मान लो r, अब कितना निकलेगा k Q और Q अपॉन r स्क्वायर। तो इसका फोर्स अलग आएगा, इसका फोर्स अलग आएगा, क्यों, यहाँ चार्ज Q और 3Q है, यहाँ Q और Q है, तो आपको फोर्स का रेशियो पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स का रेशियो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये कहा गया है कि आपका एयर में एक फोर्स रखा गया है Q1 Q2 चार्ज, सेम चार्ज है, Q स्क्वायर हो जाएगा Q, यानी दो चार्ज है Q, उसको रखा गया है आपका पहले एयर में। बाद में क्या किया गया है, उनके अंदर प्लास्टिक डाल दी गई है, प्लास्टिक डाल दी। प्लास्टिक क्या होती है इंसुलेटर, इसका मतलब क्या मीडियम डाल दिया गया है। तो हमने ऑलरेडी मीडियम का पढ़ लिया है, मैंने हालांकि लिख दिया है। तो हमने मीडियम का पढ़ा था कि अगर मीडियम का जो फोर्स आएगा F डैश, वो क्या होगा F, उसको डिवाइड कर दो जो मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इसे जो मीडियम का ER होगा। तो इंसुलेटर के लिए मीडियम का जो होता है 1 से ज़्यादा आता है, मैंने बताया था एयर का 1 होता है, बाकी सारी चीज़ों का एयर से ज़्यादा आएगा। ये इंसुलेटर है, कोई भी मटेरियल है मीडियम है, 1 से ज़्यादा आएगा। तो मैंने वहाँ दिखाया था फोर्स रिड्यूस हो जाता है ना, यानी कम होता है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब अगर ये 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 1 से पूरा फोर्स से कम आएगा, यानी क्या आएगा आपको जो मीडियम का आएगा वो कम आएगा। तो हमारा फोर्स रिड्यूस हो चुका है, सिंपल सी कहानी है। अगर हमने मीडियम को डाला है तो ER आएगा और ER आएगा तो वो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कह लीजिए सिंपल सा, 2023 में आया हुआ है। आपको दिया Q1 और Q2 चार्ज दिया हुआ है, आपको यहाँ फोर्स बना कर दिया है कि एक तो इधर अट्रैक्ट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसका मतलब सिंपल समझो, क्या अट्रैक्शन हो रहा है, वो मुझे, मैं, मुझे, यानी अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपसे पूछा है कौन सा इसमें रिलेशन सही होगा। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अट्रैक्ट कौन कर लोग करते हैं, अट्रैक्ट अनलाइक वाले करते हैं, यानी एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, वरना प्लस प्लस वाला रेपल करता है, माइनस माइनस वाला रेपल करता है। तो बताओ अगर दोनों क्या है अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अनलाइक है, अपोजिट है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो Q1 Q2 कितना होगा, Q1 इंटू Q2, तो माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस। क्या माइनस का मतलब 1 से कम होता है, लेस देन 0, यानी क्या आएगा आपका ऑप्शन लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ तक चलते हैं, खत्म हुआ ये। उसके बाद जो है आपका वेक्टर फॉर्म आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
क्लास 11 की कुछ गलतियां हैं, कुछ लोगों के पाप धुले नहीं होंगे अभी क्लास 11 के, लेकिन मैं समझा देता हूं सिंपल सा। ये मेरा क्या है, मान लीजिए मेरा एक आपका एक्स और वाई दिया हुआ है एक्सिस। ए पॉइंट क्या है, ए ध्यान से समझिएगा इसको, कई सारे चैप्टर में आना है ना, तो अगर हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे तो आगे कब बढ़ेंगे, जिंदगी कब जिएंगे। तो आइए यहीं पर सीख लेते हैं ताकि आगे ना सीखना पड़े, हर चैप्टर में नहीं बताया जाएगा। ये पॉइंट आपका ए है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, x1 y1। ये पॉइंट आपका बी है, x2 y2। तो बताओ पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अरे पोजीशन वेक्टर कहां से होता है, आपका ओरिजिन से होता है। तो ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट पे बनाया क्या है, RA। ये ओरिजिन से बनाया क्या है, RB। ठीक है भाई, RB। तो RA कितना आएगा, x1 i कैप, y1 j कैप। ठीक है ना, इसको मैं 1 की रील कर देता हूं, 1 1 i कैप। ये कितना आएगा, b x2 i कैप और y2 j कैप ना। इधर i कैप होता है, उधर j कैप होता है, इतना सबको पता होगा। हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम a से b की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर a से b की तरफ जा रहे हैं, a से b की तरफ जा रहे हैं, क्या इनिशियल से फाइनल की तरफ आपका पोजीशन वेक्टर आता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है आपका इनिशियल से फाइनल। यानी जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा कहां से आएगा, ए से बी की तरफ, यानी इनिशियल से फाइनल। तो ए से बी जा रहे हैं तो इनिशियल से फाइनल की तरफ आया, वो डिस्प्लेसमेंट है। ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एक लॉ होता है, जिसने वेक्टर में पढ़ा होगा, एक लॉ होता है। वो लॉ क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ये वाला इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, क्या दोनों के एक का हेड एक का टेल मैच कर रहा है, हाँ। एक इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, क्या सेम है। तो इन दोनों का सम आएगा तीसरे वाले के, इन दोनों का सम आएगा तीसरा। और देख लो तीसरा वाला अपोजिट है ना। तो ये देखो इसका हेड इसकी टेल से, यानी इधर से गया इधर की तरफ, लेकिन ये वाला क्या है, अपोजिट है। यानी RA और S क्या हो जाएगा, RB के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर S वेक्टर निकालना है क्या, RB माइनस RA। हम सिंपल चलते हैं, ये तो हमने देखा। अब हमें याद क्या रखना है, सिंपल सा, कि जो आपका वेक्टर A से, ध्यान से, A से B की तरफ गए, क्या बताओ, B वाला फाइनल हो गया, हाँ, और A वाला इनिशियल, यानी ये फाइनल है ये इनिशियल है। तो ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो शुरुआत होगी, यानी कहां, डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होगी। फिर से सुनना, डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होगी, लेकिन जो वैल्यू निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन है, बी, इनिशियल क्या है, ए। तो RB माइनस RA, R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो RB कौन कौन से हैं आपको देखो, x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। एक क्वेश्चन चलते हैं, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये A और B, आपको क्वेश्चन दिया गया है, A और B आपको दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है RBA, यानी B से A की तरफ जा रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम इससे इस तरफ जा रहे हैं, RB माइनस RA, इससे इस तरफ जा रहे हैं। तो बताओ क्या घटा है आपको, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में देखो बताओ कितना है, ध्यान से देखना, -2 और -1 i कैप, उसके बाद प्लस फाइनल कितना है, 3 -1 क्या है, j कैप, उसके बाद प्लस -1 माइनस और माइनस क्या है, 1 k कैप। तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 0। नेट कितना बचेगा आपका इसमें, आपका -3i कैप, 3i कैप के बाद प्लस 2j कैप। ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन से हमने सीख लिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन से मैंने सीख लिया है सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं वरना कंफ्यूजन क्रिएट, सीख लिया ना, कोई दिक्कत। आइए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है ना, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। अब ये अपना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, क्या आया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस। ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ को ध्यान से। ये आपका चार्ज Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है। पोजीशन वेक्टर सिखा दिया, R1 R2। बताइए इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इतनी। अगर मैंने इसको भी प्लस मान लिया, इसको भी प्लस मान लिया, क्या एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, ये भी एक दूसरे पर क्या लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स रिपल्शन का फोर्स लग गया। इनके बीच में डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, R मान ली, ठीक है। आइए देखते हैं, आपसे पूछा गया है फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। तो सिंपल सी कैसे लिखते हैं, किस पे, फोर्स ऑन फर्स्ट F1, किसके जरिए से, सेकंड। बताओ क्या देखोगे, सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर देखना है सेकंड की, क्या सेकंड वाला फर्स्ट को रिपल करेगा, यानी इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं,
हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रेपल कर रहा है, ठीक है ना। फोर्स क्या कर रहा है, रेपल कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, यानी मैंने कहा फर्स्ट पे Q2 की वजह से रेपल कर रहा है। आइए देखते हैं, F बिना डायरेक्शन के K1 Q2 अपन R स्क्वायर। जब डायरेक्शन हम लोग लेंगे एक यूनिट वेक्टर आता है, डायरेक्शन क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आता है। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, उसका वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, उसका वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड। आइए यूनिट वेक्टर को यहाँ पुट कर देते हैं, यूनिट वेक्टर को यहाँ पुट कर देते हैं। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल, एक नीचे R चला गया तो R क्यूब बन गया। ध्यान से देखिएगा ना, ये वाला R नीचे मल्टीप्लाई हो गया, R क्यूब बन गया, और ये वाला R आपका आ गया। तो ये वेक्टर जो बता रहा है, क्या बता रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ किस तरफ आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल किस तरफ आएगा। तो अपना फाइनल कौन सा है, ये, और अपना इनिशियल क्या है, ये। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अभी ये आपका पोजीशन वेक्टर है ना, इससे इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, बताओ, अच्छा सिंपल सी, F12 यानी जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर Q2 वाला उस तरफ लगा रहा है तो Q1 वाला इस तरफ लगा जा रहा है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हुई होगी। आइए क्वेश्चन से हम लोग इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन से समझ लेते हैं। उस क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको सब कुछ समझा देगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपको दिया Q1 -3 कूलाम, Q2 -6 कूलाम, 4 5 6 कोऑर्डिनेट है। और सब लोग जानते हैं भाई, ये I कैप, J कैप, K कैप, यानी X Y Z, ये सबको पता होता है ना। और अगर इतना भी नहीं पता है फिर तो दिक्कत की बात है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ध्यान से देखना, पूछा किस पे, फोर्स ऑन Q2 पर पूछा है Q1 की वजह से। अभी फिर इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। Q2 पर पूछा है Q1 की वजह से, क्या ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या माइनस माइनस रेपल करते हैं। तो Q2 पर पूछा है, Q2 पर क्या होगा, रेपल करेगा, Q1 की वजह से रेपल करे। एक एक पॉइंट को ध्यान से, पहला पॉइंट Q1 की रेपल करेगा, तो देख लो रेपल करवा दिया हमने, F21। फिर हमने क्या कहा कि बताओ रेपल करेगा फोर्स किसकी वजह से, Q1, तो Q1 से Q2 की तरफ R वेक्टर गया, यानी सेकंड पॉइंट Q1 से Q2 की तरफ R वेक्टर गया, यानी ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन बन गई। तीसरा पॉइंट, पहला फोर्स उसने रेपल किया तो इनिशियल से फाइनल की तरफ पोजीशन वेक्टर अपना गया। दूसरा पॉइंट क्लियर, ये जब गया इसका मतलब ये फाइनल बन गया, ये इनिशियल बन गया। तीसरा पॉइंट क्लियर। तो बताओ जो वेक्टर की वैल्यू होती है, R वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है, बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है बताओ, 1 -4 I कैप, 2 -5 J कैप, 3 -6 K कैप। नेट कितना आएगा, -3 I कैप, -3 J कैप, -3 K कैप। ये भी क्या हो गई, क्लियर। लेकिन हम मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंपल तरीका होता है कि जो भी आपके पास वेक्टर आया है उसका अंडर रूट कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे मैंने कहा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस करके फिर -3 का स्क्वायर, फिर हम प्लस लिख के -3 का स्क्वायर। यानी मैं सिंपल सा कह दूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसी का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। वही हम लोग कर रहे हैं। तो वैल्यू के माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 + 9 + 9 27। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 3√3। तो हमारे पास क्या आ गया है, R वेक्टर भी आ गया है, R का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो हम फोर्स निकालेंगे K Q1 Q2 अपान R क्यूब। तो R क्यूब की वैल्यू, R का जो मैग्नीट्यूड रख देंगे, और ये R वेक्टर, तो R वेक्टर को भी हमने रख दिया। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं क्या होगा। ये पूछा गया है कि भाई Q2 ने कितना फोर्स लगाया Q1 पर, क्या Q2 ने लगाया होगा इस तरफ, तो Q1 पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इस तरफ लगेगा, इसका मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगा। हाँ ठीक है, गया। बताओ तो कौन बन गया, ये इनिशियल बन गई, ये फाइनल बन गई। तो पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, फिर इस चीज़ को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए आपका नोट पॉइंट है ना, इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये नोट पॉइंट आपका है, ये देखिए एक आपका कोई भी पार्टिकल दिया हुआ है जिसका चार्ज Q1 है और मास M1 है, Q2 और M2। बहुत ध्यान से देखिएगा, NCERT का ये आपका जो है इलस्ट्रेशन कह लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, वो दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये मास M1 M2, जो मास M1 M2 है, क्या उनके बीच में भी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ऑलवेज अट्रैक्शन, इसलिए मैंने लिखा ओनली अट्रैक्शन करता है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वैल्यू अभी देखेंगे।
साथ में Q1 और Q2 परसेंट है तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये आपसे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है एक नंबर जो भी कि जो आपका Q1 Q2 है ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या है। प्लस प्लस वाला रिपल, माइनस माइनस वाला रिपल, लेकिन प्लस माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। आइए देखते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, ये मास तो मास की वजह से अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वैल्यू आई G m²/r², क्योंकि मास सेम है, m1 m2 होता है। हमने पुट कर दिया G की वैल्यू, मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास दिया होगा, नहीं दिया होगा तो ये वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³ kg ना, kg। कई जगह ग्राम में लिखा होता है तो आप देख लीजिए, लेकिन kg में वैल्यू नहीं होगी। स्क्वायर/रेडियस r है ना, r² आप हो गया। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Q1 Q2/r²। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टेट की और Fg की वैल्यू निकालेंगे 10⁻43 आएगा। कितना आएगा 40। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैं आई थिंक मैं ग्रेविटेशन में मैंने बताया था कि आपके पास 3 या 4 टाइप के फोर्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सबसे ख़राब कह लीजिए, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये हमने वैल्यू निकाल ली इसकी ना, कितना आएगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉल्व करके आ जाएगा ना, सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस एक देख लीजिए। अगर प्रोटॉन के बीच में निकालेंगे तो सेम तरीके से पैटर्न से निकालेंगे, 10⁻36 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ। हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। हमने कहा आपका एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक पूरा साइज, ठीक है ना, रेगुलर, जिसे रेगुलर शेप कहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग, यानी टेढ़ा तिरछा नहीं है, आड़ा तिरछा नहीं है, एक शेप में है। तो एक ट्रायंगल हो गया, एक आपका क्या हो गया, अपना ये स्क्वायर हो गया ना। एक पेंटागन भी आता है, हेक्सागन भी आता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ये आपका सेंट्रॉयड है, जितनी इधर ऊपर डिस्टेंस उतनी इधर डिस्टेंस उतनी इधर, यानी तीनों तरफ से बराबर डिस्टेंस है। कितनी वैल्यू आती है, a/√3, इसको आपको घोल के दी जाना है। इसमें डिस्टेंस कितनी आई है, a/√2 आई है सेंटर से। एक चीज़ का इसमें ध्यान देना है, यहाँ गलतियाँ होती हैं। अगर इतनी डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, अगर ये a/√2 है तो पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, मैं कह देता हूँ a/√2 × 2, तो क्या हो जाएगा, √2a। आधे लोगों को ये बात पता होती है कि √2a होता है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मान लीजिए मेरा एक a वेक्टर है, एक b वेक्टर। हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो समझ लो फोर्स, तो अभी a और b वेक्टर है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा भाई, कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो रिजल्टेंट कितना आता है, √a² + b² + 2ab cos θ, आपने पहले पढ़ा होगा है ना, 11th की चीज़ें हैं। अगर मैंने माना a = b, यानी a और b बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। नेट कितना आता है, 2a cos θ/2, ये आपको याद करना है। नेट कितना आएगा, 2a cos θ/2। ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली हैं, आप बस लर्न कर लीजिए एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन अप्रोच करने में बहुत ही आसानी होती है, आपको लंबा चौड़ा मेथड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 0, 60, 90, 120, 180। जब 0 होगा बताओ, 0/2 0, cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। बताओ फोर्स कितना आएगा, हम फोर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी a हमारा क्या हो गया है, फोर्स, ठीक है ना। हमने क्या माना है, लेट जो हमारा a है = b = फोर्स, ये हमने फोर्स माना है ना। क्या हो जाएगा अपना 2f। इसी तरीके से cos 60, तो 60/2 क्या हो जाएगा, 30, 32 की वैल्यू √3/2। उसके बाद 90/2 यानी 45, 1/√2। 120 का आधा 60, 1/2। 180 का आधा 90, 90 का 0। यानी हमने क्या निकाला है, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ 2f, √3f, √2f, ये आप निकाल सकते हो ना। मैं पूरा बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। यानी सिंपल कह लें, अगर थीटा बढ़ता जा रहा है, कॉस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स भी देखो कम होता जा रहा है। यहाँ 2f, √3, √2f और 0। आइए देखते हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर जो क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया एक Q, सारी साइड क्या है, सेम है ना, दिया हुआ कि सारी साइड क्या है आपकी, सेम है। जैसे ही आपको पता चला कि भाई सारी साइड सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम होगा, मतलब 60, 60, 60। तो आपसे पूछा जा रहा है सी पे बताओ क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा सी पे। आइए देखते हैं सी पॉइंट पर किसकी वजह से फोर्स आएगा। ध्यान से देखना, ये मैंने सी पॉइंट बनाया, क्या दोनों ये भी और ये भी प्लस है, इसका मतलब बी वाला इसको रेपल करेगा। तो देखो बी वाले ने इसको रेपल किया, तो एफ सी पर फोर्स है किसकी वजह से, बी की वजह से। कितना है, एफ हमने माना, अभी देखेंगे एफ। आगे इस पर भी क्या करेगा, ये वाला फोर्स भी इसको रेपल करेगा, ये वाला फोर्स भी इसको रेपल करेगा। क्या दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा, कितना एंगल है, 60 डिग्री। कितना एंगल आपका आएगा, 60 डिग्री ना। जैसे देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर बढ़ेगा और ये वाला आपका इधर आएगा, दोनों के बीच में अल्टरनेट एंगल, ये भी 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। दोनों का फोर्स सेम है। कोई पूछेगा सर फोर्स सेम क्यों है, बताओ क्या Q और Q सेम है। हाँ,
क्या ए डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब फोर्स सेम आएगा। तो अभी देखा था हमने, अगर 60 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, √3f, यानी नेट कितना आया दोनों का, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, नेट कितना है √3f, और f की वैल्यू क्या थी, KQ² A²। समझ में आ गई बात। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021-22 में आया हुआ है। आपसे कहा गया है एक चार्ज Q है, एक चार्ज -Q है, और एक चार्ज ओरिजिन पे रखा है Q0। आपको बताना है Q0 पे क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा। तो हमने देखा, ध्यान से देखिए, ये हमारा Q0 है, ये क्या है, Q0 है हमारा। Q0 पर बताइए पहले इसकी वजह से, Q0 आपका है, इसकी वजह से Q क्या प्लस वाला है, देखो Q प्लस वाला है, या प्लस वाला रिपल करेगा, इसका मतलब B पॉइंट, ये जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको रिपल कर रहा है। क्या ये माइनस है तो माइनस वाला पॉइंट अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसने इधर अपने अट्रैक्ट किया। क्या दो वेक्टर बन गया, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो हमने देखा कि 90 का मतलब √2 आएगा, 90 का मतलब √2 आएगा फार्मूले से भी। तो वैल्यू देखो कितना आ रही है, √2। फोर्स कितना आएगा भाई, Q0 सेम है, मल्टीप्लाई करना है KQ1 Q2 R²। तो R क्या है, A। अब यहाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ तो -Q है और आप यहाँ क्या ले रहे हो, Q। भाई माइनस जो होता है ना वो डायरेक्शन बताता है, माइनस क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। जब हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो निगेटिव बताने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से इस चीज़ को सीख लो, जब हमने डायरेक्शन बता दिया है तो फिर अब माइनस नहीं रखेंगे। नेट कितना भाई, A फोर्स और B फोर्स सेम है, नेट वैल्यू कितनी आएगी, √2 के बराबर। तो देख लो आंसर में कितना आया है, √2 के बराबर आया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी चारों कोने पर एक चार्ज रखा गया है और डिस्टेंस क्या है, सबकी सेम होती है। तो आपको पूछा गया जो ये Q चार्ज आपने सेंटर पे रखा है उस पर कितना फोर्स आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा। आइए हम लोग बनाते हैं, पहले Q चार्ज बनाते हैं। ये मैंने Q चार्ज बना दिया। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को सीखते जाइए। क्या इस पर, इस वाले चार्ज की वजह से क्या बताओ, ये वाला चार्ज इसको रेपल करेगा। यहाँ से देखिए, A वाला चार्ज क्या इसको रेपल करेगा, हाँ इसने इसको रेपल किया, ठीक है। और क्या ये वाले चार्ज ने भी इसको इस तरफ रेपल किया, प्लस प्लस है ना, इसका मतलब इसने भी इसको रेपल किया, ठीक है ना। C वाले ने भी, यानी ये A वाले ने रेपल किया, ये C वाले ने रेपल किया। ये वाला चार्ज भी उसको उस तरफ रेपल करेगा, यानी D वाले ने भी रेपल किया, और Q वाले ने भी इसको रेपल किया, प्लस प्लस है, यानी B वाले ने भी क्या किया, इसको रेपल किया। बताइए सारे फोर्स सेम होंगे, क्यों, रीज़न देखो, फोर्स इसलिए सेम होंगे सारे के सारे, Q और Q सेम है, Q² सब में आ रहा है। डिस्टेंस सबकी सेम है, मैंने बताया कितना, A/√2, सबकी डिस्टेंस सेम है। अगर सबकी डिस्टेंस सेम है इसका मतलब सबका चार्ज सेम है ना, मतलब सबकी डिस्टेंस सेम है और सबका चार्ज सेम है। जो F आएगा बराबर, यानी ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको, यानी F नेट कितना आएगा अपना, 0 आएगा। या हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं एक चीज़ कि अगर जो रेगुलर पॉलीगन है, अगर उनके सेंटर पे आप कोई चार्ज रखोगे तो नेट कितना आएगा, 0। कंडीशन क्या है, सारे के सारे चार्ज क्या हो, सेम नेचर के हो, यानी प्लस प्लस वाले हो, ठीक है ना, या माइनस माइनस वाले हो। आइए नेट फोर्स SC, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं ध्यान से। सीखना है ना, आए या ना आए बोर्ड में, लेकिन इस चीज़ को सीखेंगे तो आगे की और चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए C पे निकालते हैं। C का मतलब इस पॉइंट पे निकालना, मैंने C पॉइंट को इधर कर दिया। बताइए क्या D की वजह से इस पर रिपल्शन का फोर्स आएगा, हाँ D की वजह से इस पर रिपल्शन का फोर्स आया। क्या B की वजह से भी इस पर रिपल्शन का फोर्स आएगा, हाँ B की वजह से भी इसका रिपल्शन का फोर्स आएगा। पहले देखो एक एक करके चलते हैं ना, आएगा। उसके बाद मतलब क्या ये Q वाला भी इसको रेपल करेगा, हाँ देखो तो Q वाले ने भी इसको रेपल किया। बचा A वाला, तो A वाला भी तो इसको रेपल करेगा, तो A वाले ने भी रेपल किया। 4 फोर्स आ गए, ये निकालना आना चाहिए, फिर बाद की वैल्यू अभी हम खुद निकालेंगे, ठीक है ना। देखो अब बताओ D वाला और B वाला क्या दोनों बराबर हैं, हाँ क्यों, Q और Q बराबर, इधर भी Q और Q मतलब बराबर, इधर भी साइड A इधर भी साइड A, यानी B और D क्या है, बराबर हैं, KQ² = A²। क्या दोनों के बीच में 90 है, देखो एक इधर लग रहा है एक इधर रहा है, तो 90 पे कितना आता है, √2, हम लोग देख चुके हैं। और √2 जो आया है कहाँ पर आएगा, इनके बीचों बीच, इन दोनों के बीच में आएगा ना, इन दोनों के 45 डिग्री पे आएगा, यानी बीचों बीच आएगा। तो हमने क्या देखा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया है, ये आ गया। बताओ A वाला कितना आएगा, A, तो A वाला कितना है बताओ, A वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। टोटल डिस्टेंस मैंने बताई थी, अगर ये A/√2 होती है, ये भी A/√2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, √2A, √2A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना इधर। और अगर Q वाला कितना है, Q वाली डिस्टेंस कितनी होती है, A/√2, तो यहाँ A/√2 हमने रख दिया। तो यहाँ ये वैल्यू है ना, आए या ना आए, लेकिन सीखना है इन चीज़ों को। तो आया कि नेट फोर्स कितना आया बताओ, क्या सारे के सारे फोर्स नेट वाले बीच में आए, देखो A भी बीच में, Q भी बीच में, इन दोनों का रिजल्टेंट भी जो आया है बीच में, तीनों को हम सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आइए आगे, ये क्वेश्चन देखो 2021-22 में आया हुआ है। आपसे कहा क्या जा रहा है,
आपकी एक चार्ज W है, Y है और यहाँ Z है ना, ये आपको चार्ज सब पे रखा हुआ है। X और Y क्या है, X और Z क्या है, X और Z क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, D/2 पे है, मतलब D/2, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, D/2। तो आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन X/W, ठीक है ना, X पर फोर्स निकालो, सबकी वजह से नहीं, जो पूछा गया उतना ही करना है। आपको पूछा गया है कि X पर फोर्स निकालो W की वजह से, क्या W वाला उसको रेपल करेगा, तो कितना आएगा, यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं, कि Q² D/2, डिस्टेंस कितनी है इसकी, D/2, D/2 का स्क्वायर कितना आया 4 KQ/2/D², ठीक है ना। आगे क्या पूछा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलतियाँ होती हैं मैक्सिमम सबसे। आपसे कहा गया फोर्स ऑन Z/W, Z पे फोर्स देखना है W की वजह से, इसका मतलब क्या, ये वाली लाइन आएगी यानी कि R, ये वाला। सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड आपकी D है, एक साइड D/2 है, तो बताओ जो आपका हाइपोटेनस आता है क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो R² इज इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर, नेट कितना आया 5D²/4। कुछ लोग क्या करेंगे ना, गलती तो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट करके। अरे भाई क्यों निकालना, जब आपको फोर्स क्या होता है K Q1Q2/R², तो R² क्यों निकालोगे, तो R² की सीधी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो R² की हमने सीधे वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया 4/5 KQ²/D²। अब बताओ क्या यही KQ², ये क्या यही आपका फोर्स होता है, देख लो ये वाला फोर्स, तो यही क्या होगा आपका फोर्स होगा, यानी 1/5 टाइम, कितना टाइम हुआ 1/5 टाइम्स हुआ ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आपको 2 कूलाम जो चार्ज दिया हुआ है उस पर नेट फोर्स बताना है, कितना बताना है, नेट फोर्स सबकी वजह से आएगा, तो आइए देखते हैं। सब कुछ दिया हुआ है आपको पूरा, बताइए 2 कूलाम वाले चार्ज में क्या 4 वाला रेपल करेगा, हाँ उसने इस तरफ रेपल किया तो वैल्यू कितना आई K, अच्छा K की वैल्यू नहीं दी है तो हम K के टर्म में करते हैं, K 2 × 4 यानी Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी 1 का स्क्वायर, तो ये 12 नहीं है ना, कोई सोचे कि भाई ये 12 है, तो 12 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना 1 का स्क्वायर है। और बताओ इसकी वजह से कितना आएगा, वही K Q1Q2/R², बस ध्यान क्या देखना है, इस बार इसकी वजह से आ रहा है तो प्लस है, तो ये भी रेपल करेगा, तो बस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 + 1, ये गलती होती है ना, कितनी आ गई स्क्वायर, बताओ ये 8K और ये कितना आएगा 3K, ठीक है ना, बताओ 8K + 3K दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे वाले में देखते हैं, इसमें एक माइनस है, क्या माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ माइनस वाले ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कितना आया K Q1Q2/R², डिस्टेंस 1 है, क्या प्लस वाला उसने रेपल किया, तो K Q1Q2/R², डिस्टेंस कितनी है 2, तो एक 8K उस तरफ आया, 4K इस तरफ आया, तो नेट कितना आएगा 4K, और किस तरफ आया उस तरफ आया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, टॉपिक है इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स क्या होता है हर जगह 0, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम नहीं है ना, जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये अपना फिजिक्स का इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 ना। Q1 Q2 हम क्या देख रहे हैं डायरेक्ट दिमाग से, Q1 Q2 सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन का प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो कहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, बीच में, और अगर अपोजिट साइन है तो कहाँ आएगा, साइड में, लेकिन छोटे वाले के पास, किसके पास आएगा, छोटे वाले के पास, तो ये चीज़ आप अंडर कर लें, हमेशा किसके पास इक्विलिब्रियम आएगा, छोटे वाले के पास। आइए देखते हैं कैसे, बताइए क्या मान लीजिए मैंने क्या माना मैंने यहाँ Q एक चार्ज रखा है, क्या इसकी प्लस है तो प्लस की वजह से क्या रेपल करेगा, ठीक है रेपल करेगा, क्या इस प्लस की वजह से भी ये रेपल करेगा, हाँ इसकी वजह से नेट फोर्स कहाँ आएगा भैया, यहीं पर आएगा है ना, बीच में ही 0 आएगा। मान लीजिए बाय द वे, एक बात कह रहा हूँ, बाय द वे मैंने यहाँ मान लिया, साइड में मान लिया, दिमाग लगाना, बाय द वे मैंने साइड में मान लिया, बताओ इसकी वजह से क्या रेपल आएगा इस तरफ, इसकी वजह से भी किस तरफ आएगा इस तरफ, क्या कभी भी 0 हो पाएगा, नहीं। अगर मैंने इस तरफ मान लिया, बाय द वे मैंने सब देख लो, इस तरफ माना, क्या प्लस की वजह से भी रेपल आएगा, हाँ इसकी वजह से भी रेपल आएगा, क्या कभी भी 0 हो पाएगा, तो कभी 0 नहीं हो पाएगा, तो 0 कहाँ होगा, बीच में होगा 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा अच्छा कहाँ 0, छोटे वाले के पास, बताओ Q और 4Q में छोटा कौन है, ये वाला ना, तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं Q और -Q में छोटे वाले के पास, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ खाली ध्यान देना है, और वो क्या है कि जो इनमें मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। एक चीज़ और मैं भूल रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ना -4 नहीं लिखा है, यहाँ मैंने -4 नहीं लिखा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हम डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जब हम डायरेक्शन की माइनस की वजह से उस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस लिखने की ज़रूरत
नहीं होती है, ठीक है ना। आइए, मैंने कहा कि भाई छोटा कौन है, मैंने कहा लोग कहेंगे -9 क्यों छोटा है, नहीं तो मैग्नीट्यूड लेना है। चार्ज ये तो माइनस क्या है आपको बता रहा है ना, अट्रैक्ट करेगा या रेपल करेगा, लेकिन माइनस नहीं है ना, तो वैल्यू देखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका छोटा है क्यू का, इसका मतलब क्यू की साइड में आएगा। तो आइए मान लीजिए मैंने इस साइड पे देखा, क्या बता ये वाला रेपल करेगा, हाँ इसने रेपल किया, क्या माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, हाँ इसने अट्रैक्ट किया, इसका मतलब हाँ देखो एक इधर 0 हो सकता है। मान लीजिए मैंने बीच में माना, क्यू की वजह से इसको रेपल करना पड़ा, माइनस की वजह से भी इसको अट्रैक्ट करना पड़ा, क्या कभी 0 हो पाएगा, कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहाँ पर 0 होगा, साइड में। ये कॉन्सेप्ट है, आप सीख सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 0 कहाँ होगा, यहाँ बीच में 0 होगा, और यहाँ कहाँ 0 होगा, छोटे वाले के पास होगा, एक साइड में 0 होगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए इक्विलिब्रियम देखते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है, देखते हैं। बस वहाँ पर वैल्यू दी हुई थी ना, देखते हैं। आपको दिया है एक चार्ज Q है और एक चार्ज 4Q है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है D, और एक चार्ज आपको Q रखा गया है। तो अगर कई बार ऐसा होता है आपको नहीं देगा कि वो चार्ज कहाँ रखेगा, तो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, अगर दोनों प्लस होगा तो बीच में आएगा। तो हमने कहा कि भाई एक चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा, तभी आपको क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइए क्या इस पर, इस वाले की वजह से क्या इस पर आएगा अपना F1, हाँ फोर्स, इस वाले की वजह से इस तरफ आएगा, क्या आएगा F2, ठीक है। हमने क्या माना कि इसकी छोटे वाले की डिस्टेंस क्या है, x, जहाँ से वो इक्विलिब्रियम पे होगा ना, और ये अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा d - x। तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों फोर्स क्या, ये जितना इधर खींच रहा है वो उतना उधर खींच रहा है, दोनों फोर्स बराबर कर दो। तो एक फोर्स क्या है, k q अपॉन x², इसकी डिस्टेंस, और दूसरा वाला k 4q और q और इसकी डिस्टेंस d - x²। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, d - x² उधर चला गया, अपॉन x² इज इक्वल टू 4/1। तो हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लिया, दोनों का अंडर रूट ना स्क्वायर में है, तो इसका अंडर रूट, ये स्क्वायर हटेगा, 4 का अंडर रूट 2, 1 का तो 1 होता है। अब हमने क्या किया ना, अलग से इंडिविजुअली हमने क्या कर दिया है, डिवाइड। यहाँ कुछ लोग जो है धोखा खाते हैं, धोखा ना खाइए। देखिए इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक बार d को x में डिवाइड कर, d/x, एक बार x में x से डिवाइड कर, x/x, तो माइनस x/x क्या हो जाएगा 1, तो d/x - 1 इक्वल टू 2/1, d/x क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी d/3, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्लस q है एक माइनस q है। मैंने कहा था जब अपोजिट चार्ज होगा तब क्या होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो साइड में आएगा, और साइड में भी किसके पास आएगा, छोटे वाले के पास आएगा, बता चुका हूँ ना, छोटा वाला यहाँ पर है। तो हमने क्या माना कि माना x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है x, तो ये वाला उसको रेपल करेगा, यानी एक फोर्स तो इस तरफ लग जाएगा, और ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स क्या लग जाएगा इस तरफ। तो अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ले आइए कंडीशन, कुछ नहीं करना होता, बस देखना F1 इज इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू k q1 q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस, k q1 q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस। कुछ लोग कहेंगे माइनस क्यों नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन देख लिया कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया अपना डिस्टेंस कितना है, d + x², तो यहां से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी d/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। ये आया था आपका 2019 में, दिल्ली 2019 का पेपर में आया था। आपको दिया हुआ एक चार्ज q है, इसका चार्ज भी q है, और 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एक आपका बीच में चार्ज q रखा हुआ है ना, और आपसे कहा जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम। यहां हम लोग देख रहे थे ये इस चार्ज के बारे में, दोनों में ध्यान देना, यहां पर देख रहे थे ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, बट यहां क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब हर जगह फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपको इस क्यू का नेचर बताना है, और इस क्यू का क्या बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है कितनी। तो हमने माना x डिस्टेंस पे है, तो अगर ये x हो गया तो ये 2 - x हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। पहली चीज, अगर हमने q को पॉजिटिव माना, ध्यान देना, अगर हमने q को पॉजिटिव माना, जैसा कि यहां पर माना, तो नेट बीच में तो 0 आ जाएगा, बात सही है ना, कि यहां पर तो 0, एक उधर खींचेगा फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर ये प्लस होगा, क्या इसको रेपल करेगा, अगर ये प्लस हो क्या उसको रेपल करेगा, यानी इस चार्ज पे इधर रिपल्सिव फोर्स आएगा, इस चार्ज पे इधर रिपल्सिव फोर्स आएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम पे है, नहीं, ये फोर्स देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, तो रिपल्शन नहीं आएगा ना, बुरी बात। तो यानी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। अगर हमने इसको निगेटिव मान लिया, तो एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है और एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स कितना आएगा। अब देखिए, एक इधर अट्रैक्ट, एक उधर अट्रैक्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना आएगा 0। क्यू पे भी, यानी जो ये क्यू चार्ज हमने रखा है, इस पर भी एक इधर अट्रैक्ट, एक इधर अट्रैक्ट, तो यानी पूरा का पूरा सिस्टम किसमें बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में बन जाएगा। तो हम निकाल लेंगे वैल्यू,
के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वही पुराना वाला मेथड। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई 1 मीटर, यानी हम देख सकते थे कि बीच में आएगा बीचों बीच आएगा, 2 का आधा बीचों बीच, लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई क्यू को क्या रखा जाए, तो क्यू को क्या रखेंगे निगेटिव। तो हम क्या बताएंगे कि जो क्यू है आंसर क्यू क्या है निगेटिव, क्यू क्या है निगेटिव, ठीक है ना। तो यहां तक अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना। आपको मजा आया होगा, इसकी नोट्स आपको मिल जाया करेगी टेलीग्राम आपके व्हाट्सएप चैनल पे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरा ना, तो व्हाट्सएप चैनल भी लिंक में आपको रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आइए देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है, सिंपल कहूंगा, हर चार्ज का अपना रीजन होता है। चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक रीजन है कि अगर उस रीजन में हम किसी चार्ज को रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई इस रीजन, ये मेरा अपना एक रीजन है, ठीक है, मेरा अपना एक रीजन है, इसमें आप किसी भी चार्ज को रखोगे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो वही क्या होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब कहा गया है कि हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट तक, क्या होती है इनफाइनाइट तक, बट उसका जो असर होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। सेम ऐसा मैग्नेट देख रहे हो कि मैग्नेट को अगर जितना दूर होते जाओ उसका पावर डिक्रीज होता जाता है, खींचने की टेंडेंसी, वही सेम चीज इलेक्ट्रिक चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिक्रीज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम चार्ज, कि चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी। फिर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका 11th में भी आता था GFI, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने क्या कहा अभी तक फोर्स, मैंने कहा कि 2 चार्ज होंगे, सिंपल सी बात है, मैंने कहा 2 चार्ज हैं आपस में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये आपस में क्या है फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि एक चार्ज को, यानी एक समझ लीजिए मैं हूं और एक आपका ये डस्टर है ना, ये आप मान लीजिए इसका आपकी ये लेजर लाइट है ना, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो ये मैं हूं और एक ये है, दोनों चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज आपस में क्या फोर्स लगाएंगे, हाँ फोर्स लगाएंगे। तो अगर एक फोर्स, यानी ये जो लेजर लाइट है, अगर मैं इसको 1 कूलम मान लूं, अगर मैं इसको 1 कूलम मान लूं, तो जो फोर्स मेरी वजह से इस पर लगेगा वही क्या होती है इंटेंसिटी होती है, वही क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल समझे, मैं एक चार्ज ये भी एक चार्ज, दोनों आपस में क्या लगा रहे हैं फोर्स। तो अगर मैं इस चार्ज को, जो चार्ज मेरे अलावा जो चार्ज है, अगर उस चार्ज को मैं 1 कूलम का मान लूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम अगर इसको मैं मान लूं, तो जो फोर्स आएगा मेरी वजह से वही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक Q है, एक P पॉइंट पे Q0 रखा गया, फोर्स कितना आएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने कहा कि अगर यही Q0 को आप 1 कूलम मान लें तो अब क्या आएगा KQ बाई R स्क्वायर। तो 1 कूलम जैसे ही हमने माना तो उस फोर्स को क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से यहाँ पर एक सिंपल सी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई है, क्या फोर्स जो आया है, अरे फोर्स में से खाली Q0 हटा दिया है, वही तो आया है, इसका मतलब Q0 से डिवाइड कर दो तो KQ बाई R स्क्वायर आया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यूनिट क्या आएगी भाई इसकी फोर्स, इसी कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना फोर्स की। यानी ये पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, ये आपकी डायरेक्शन हम लोगों ने देखी है, डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, Q से देख रहे हैं, ध्यान से देखना, Q से हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा इस तरफ आएगा, तो R वेक्टर इस तरफ आएगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हम लोग किस पे देख रहे हैं Q0 पे, तो मेरी वजह से Q0 पे देखिए इस तरफ, तो पोजीशन वेक्टर वही होगा, यानी पोजीशन वेक्टर इस तरफ होगा, इसमें भी इस तरफ होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q0 है, तो इस प्लस Q, इस Q की वजह से क्या रिपल आएगा, तो रिपल्शन फोर्स। तो ध्यान ये है क्या कि रिपल्शन फोर्स, यानी जिधर फोर्स जा रहा है उधर ही क्या पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब R कैप, जिधर R कैप जा रहा है उधर ही आपकी फोर्स जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही आएगा, सिंपल सी। तो ये मैंने किस में लिखा, वेक्टर क्वांटिटी में, है ना, जिसको कंफ्यूजन हो जाके जब मैंने कूलम ला का वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था उसमें जाके अच्छे से देख सकता है। ये माइनस Q है, ये माइनस Q, तो माइनस वाला अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब जो आपका पोजीशन वेक्टर उस तरफ जा रहा है और आपका अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा भाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो R के अपोजिट में इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो एक डायरेक्शन क्या होगा, अगर प्लस Q चार्ज है तो उसका जो फोर्स आएगा उससे अवे जाएगा, देख लो अवे जा रहा है, और अगर माइनस है तो उसकी तरफ आ रहा है, यानी सिंपल सा डायग्राम से देख सकते हैं प्लस से निकल के माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F/Q, तो अगर यहाँ से हम फोर्स निकालें क्या आएगा QE, ये आपको अच्छे से याद रख लेना ये फार्मूला, F इज इक्वल टू QE। आइए देखते हैं, अगर अपना Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जानते हो ना सेम डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रही है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी किधर लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा, दोनों उसी क्या कहते हैं पैरेलल। फोर्स आ जाएगा 2E है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फोर्स Q निगेटिव है, अब सोचो यहाँ निगेटिव साइन आ गया है, अगर यहाँ निगेटिव साइन आया है इसका मतलब फोर्स अलग डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो निगेटिव चार्ज से फोर्स किधर जाएगा, उसके
अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, माइनस में यानी इस तरफ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 4E। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि आपने माइनस क्यों नहीं लिखा। मैंने पहले ही बताया, जब हम डायरेक्शन बता देते हैं तो हमें माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए देखते हैं, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक यहाँ पर चार्ज है Q प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q। आपको A पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। बताइए A पॉइंट पर क्या इस प्लस की वजह से A पॉइंट पर रेपल यानी इस तरफ फोर्स लगेगा, लग गया फोर्स, एक फोर्स इस तरफ लगा फोर्स, ठीक है ना। क्या इसकी वजह से भी एक फोर्स इस तरफ लगेगा, हाँ रेपल का फोर्स लगेगा, प्लस में अवे की तरफ फोर्स लगता है इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे साइड तो सेम है, कौन सा, अगर 60 60 60 तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो आसानी से यानी दो वेक्टर आया है, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच में एंगल 60। मैंने ये फार्मूला बताया था शुरू में, ये क्या आता है 2E cos θ/2, तो √3E आएगा और √E की वैल्यू कितना है KQ/A², देख चुके हैं। सेम ऐसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, फोर्स में देखा था। आइए देखते हैं इस पे। बताइए ये चार्ज आपका क्या है, प्लस, ये आपका चार्ज है प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, सॉरी है ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। बताइए इस माइनस की वजह से क्या वो खींचेगा, तो माइनस की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, यानी एक फील्ड इस तरफ आएगी। तो अगर ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो बताओ दो फील्ड है, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, तो 120 के डायरेक्ट क्या आता था 2E। आप ये फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। आइए इस पर देखते हैं, प्लस की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पर सेंटर पे प्लस की वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर, इस वाले की वजह से इस तरफ अवे, इस वाले की तरफ इस तरफ अवे। नेट कितना आया 0, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, इधर तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नेट कितना आएगा आपका 0 आएगा। आइए इसको देखते हैं, फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। बी से कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। मैंने बताया था कि जब आपका चार्ज जो भी है प्लस, ये प्लस है ये माइनस, जब भी दो अपोजिट साइन वाले होंगे, एक साइड में 0 होगा। पूछ ही लिया क्वेश्चन में बी से बताना है, तो मैंने देखा बी से कोई पॉइंट लिया, मैंने ये वाला ये पॉइंट लिया, इस x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। बताइए बी पर जो है ए की वजह से, ए प्लस में है तो रेपल करेगा, तो ए की वजह से रेपल का लगा, और बी वाला माइनस है तो माइनस की वजह से अट्रैक्शन वाला लगा, तो देखो अट्रैक्शन वाला लगा। तो आइए देखते हैं, हम 0 कर देंगे। मतलब क्या है, EFI आपको 0 करना है, यानी EA और EB दोनों क्या होना चाहिए बराबर, तो हमने इसको बराबर कर दिया और वैल्यू आपकी निकल आई। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको रिलीज किया गया है रेस्ट से। अगर रिलीज किया गया तो आपको बताना है स्पीड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पार्टिकल है, तो हमने देखा कि जो फोर्स आता है Q इंटू E, क्या फोर्स कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, चार्ज फिक्स है, और आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम होता है, हर जगह सेम, तो कांस्टेंट है। तो हमने फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी QE अपॉन M, QE अपॉन M। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपने क्लास 11th का में ही पढ़ा होगा, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा सकते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन लगाया v इक्वल टू u प्लस AT। बताइए ये सबसे मेन चीज क्या दी है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये पार्टिकल पहले कहाँ था, रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0, वेलोसिटी फाइनल क्या आएगी AT। तो A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी थी, पुट QE/m इंटू T, ये आपका आ गया क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी बहुत आसानी से आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, तो ना हाफ mv स्क्वायर। फिर आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो अल्फा मैंने बताया था क्या होता है, हीलियम, 2He4 हीलियम। उसका मास कितना होता है, 4 गुना, सबको पता है उसका मास कितना होता है। देखो ये होता है हीलियम 2E4, 2 इस पर प्लस होता है। अगर 2 प्लस होता है इसका मतलब चार्ज कितना होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। और मास कितना होगा, ये देखो ये 4 होता है, मास कितना होगा 4 टाइम्स होगा, तो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम होगा। तो Q²/m से हम लोग निकाल लेंगे, पहले Q² का रेशियो ले लिया, फिर m का रेशियो ले लिया, 1/4 इंटू 4/1, 1:1 का रेशियो आ गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे। आपसे कहा गया है आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, Q और M एक चार्ज पार्टिकल, इसको बैलेंस कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रहा है। कुछ देर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं
और हाफ कर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपको सिर्फ क्या, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है यही आपको दिया है इतना खाली कि आपका एक पार्टिकल है Q और M। बताइए अगर M मास है तो क्या उसको mg नीचे फोर्स लगाएगा? अगर mg नीचे फोर्स लगा रहा है, क्या उसको बैलेंस करना है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां लगाना पड़ेगा? फोर्स ऊपर। तो ये जो आया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्यों लग रही है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, मास की वजह से हमेशा नीचे लगता है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर लगना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो पाए। जैसे ये ऊपर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए क्या प्लस चार्ज है? अगर ये प्लस चार्ज है तो आपका फोर्स भी कहां लगेगा? ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा? बैलेंस है। बैलेंस का मतलब जो फोर्स ऊपर वाला है QE और जो नीचे वाला है mg, वो दोनों क्या है? आपके बराबर है। तो ये हमने पहला देखा। आपसे कुछ देर के बाद क्या कहा जा रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर लगा रहे थे अब कहां लगाएंगे? नीचे, और हाफ कर देंगे E/2। बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होगी क्या फोर्स भी हाफ हो जाएगा? तो यहां पर क्या QE/2, तो QE क्या था? mg, तो mg/2। एक mg नीचे लग रहा है, दूसरा वाला mg/2 भी नीचे लग रहा है, तो नेट कितना आएगा? 3mg/2। तो अगर नेट आया 3mg/2 तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g/2 नीचे की तरफ। तो ये समझने वाली चीज आपकी है सिर्फ क्या कि mg अगर नीचे लग रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएंगे? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगी तो फोर्स भी कहां लगेगा? ऊपर, क्योंकि चार्ज क्या है? प्लस चार्ज है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका PYQ में, ठीक है ना। और ये है कि आपका एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, जो धागा है किसी एंगल पे ऐसे लटकाया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और लेंथ उसकी कितना है आपकी स्ट्रिंग की L, ठीक है ना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाया हुआ है। तो आइए देखते हैं सारे फोर्स क्या क्या होंगे, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप सीखो। तो एक मान लो ये Q चार्ज है ना, आपका क्या चार्ज है? Q चार्ज है, ठीक है ना, Q चार्ज। उस पर नीचे क्या लगेगा? mg, ठीक है, नीचे क्या लगेगा? mg। इस फोर्स पर ध्यान से देखना, नीचे लगा mg तो पहला क्लियर। दूसरा क्या है? अगर ये चार्ज Q है, प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगता है, तो फोर्स इस तरफ लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, फोर्स लग गया QE, ठीक है। रस्सी है तो टेंशन आएगा, रस्सी है तो टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो एक कंपोनेंट t cos थीटा, एक कंपोनेंट sin थीटा। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, जहां से एंगल बनता है वो cos थीटा होता है। देखो एंगल यहां से बना है तो वो cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो हमने क्या देखा? बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में t cos थीटा यानी ऊपर वाला नीचे के बराबर, राइट वाला लेफ्ट के बराबर, सब बराबर हो गए। तो हमने क्या किया? 2/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया? tan थीटा। t और t कैंसिल हो गए, तो साइन थीटा के साथ क्या था अपना? QE/mg। तो आपका tan थीटा क्या आया है? QE/mg यानी FE/mg। ये इंपॉर्टेंट है ना, बस फोर्स को आपको देखना था, बनाना था। आइए एक पार्टिकल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक पार्टिकल का Q चार्ज दिया है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है 5 सेकंड में। आसान है। फोर्स क्या होता है? QE इज इक्वल टू m में, ये मैं पहले ही बता चुका हूं m में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? QE/m। तो हम लोग बारी बारी देखते हैं पूरा। अब QE पूरा चार्ज है, यानी डायरेक्ट यहां से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? QE/m। ये आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कितना आया? सॉल्व करने के बाद इतना आया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो वेलोसिटी क्या आई? देखो सब कुछ पुट करना है ना, वैल्यूज पुट करना है और कुछ खेल नहीं है। वेलोसिटी क्या आई है? u + at आता है ना, आपका क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आपको पता है v = u + at। तो हमने v पुट कर दिया, a पूरा पुट कर दिया इंटू टाइम, सिर्फ वैल्यू पुट करना और खेल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में बन सकता है। आपको दिया हुआ है एक 2021-22 में आया है, निगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन में क्या है? पार्टिकल मूव करता है। क्या बात सही है? नहीं, गलत है। देखो कैसे, फोर्स क्या होता है? QE। बताओ अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसका मतलब अपोजिट मूव करेगा, इसका मतलब यही होगा कि आपका असर्शन ही क्या है? फॉल्स है। रीजन क्या दिया हुआ है? ऑन निगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है? फॉल्स है। तो अगर असर्शन फॉल्स हो गया आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर डिराइव करने को आता है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मैं भी बहुत ध्यान से आपको बताऊंगा एक एक चीज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी रिंग है, एक आपकी यूनिफॉर्म रिंग है, और ये आपका मान लीजिए रिंग है, किसी पॉइंट P पर हम देख रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से और नोट डाउन करते हुए चलिए। मैंने माना मेरा एक पॉइंट है x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, पूरे से नहीं देखूंगा, पहले मैं एक पार्टिकल, तो मैंने एक पार्टिकल लिया यहां का,
मैंने एक पार्टिकल लिया, ठीक है ना। अगर इसकी डिस्टेंस x है, इसकी डिस्टेंस r है, तो बताइए इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हाइपोटेनस की, बेस स्क्वायर अंडर रूट में प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाता है, ट्रायंगल का, है ना, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। ये ऑलरेडी आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, क्या इस प्लस की वजह से ये रेपल करेगा, क्या इस प्लस की वजह से ये रेपल करेगा। देखो इसने रेपल किया, डीई क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आया, ठीक है ना। अगर ये आया डीई, अगर इसका थीटा बन रहा है थीटा, तो इसका क्या बनेगा, इसका भी थीटा बनेगा, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। आई थिंक वही होता है मैथ में ना, मैथ से ताल्लुक इतना ज़्यादा है नहीं तो, लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब सुनो, अगर ये एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट डीई एक्स यानी डीई कॉस थीटा बनेगा, जहां से एंगल लिया है वो कॉस थीटा, एक क्या आएगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। तो फिगर खराब ना हो जाए इसलिए मैंने साइड में एक चीज बनाई है, यानी जिस तरीके से ये वाले पार्टिकल ने इधर किया, क्या यहां से भी एक पार्टिकल आएगा, अपोजिट पार्टिकल ले रहे हैं, यहां का जो पार्टिकल होगा आपका, यानी यहां के जिस पार्टिकल ने भी इस तरफ ढकेला होगा, तो देखो यहां के पार्टिकल ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ ढकेला होगा तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। यह मैं कह रहा हूं, इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा डीई साइन थीटा, और इसकी वजह से इधर कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा। बताओ ऊपर साइन आया और नीचे साइन है, क्या साइन साइन कैंसिल, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर एक कॉस थीटा था, दूसरा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सिंपल मैंने कहा कि अगर इनफाइनाइट एलिमेंट ले रहे हैं, हमने अभी 2 एलिमेंट लिया था, इस तरीके से हम इनफाइनाइट एलिमेंट रिंग के ले सकते हैं, तो हमेशा x वाला क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा, और जो ऊपर नीचे वाला है वो कैंसिल होता जाएगा। तो आइए देखते हैं पहली चीज क्या है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी क्या आएगी, डीई कॉस थीटा, नेट कितना आएगा भाई, डीई कॉस थीटा वाला आएगा। अगर उसी डीई कॉस थीटा को जोड़ते चले जाएं, 1 2 3 4 पूरी रिंग के एलिमेंट को जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, हाँ। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, के डी क्यू। हमने अभी चार्ज कितना लिया भाई, छोटा सा चार्ज लिया है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू होगी। और बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है ना, तो यही डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर और कॉस थीटा। बताइए इसको सॉल्व करिए, बताइए जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, जो भी कांस्टेंट है उसको क्या ले लेंगे हम लोग, यानी ये पूरा कर दिया हमने, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। बताइए के कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, यानी कहीं से भी 2 एंगल लेंगे हमेशा एंगल क्या होगा बराबर। यानी मैंने एंगल अभी यहां से लिया थीटा, यहां से लिया एंगल थीटा, कल को यहां से कोई एलिमेंट लूंगा तब भी थीटा, और यहां से कोई बनाऊंगा तब भी, तो एंगल क्या बनेगा, यानी 2 एलिमेंट के बीच का एंगल क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तो यानी हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नॉर्मल, और कॉस थीटा। सिर्फ वैरी क्या कर रहा है, चार्ज। तो अगर चार्ज का इंटीग्रेट कर देंगे, अभी छोटा चार्ज है, कल को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ा चार्ज हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की वैल्यू हमने आसानी के साथ निकाल ली, बस क्या पुट करना था, डीई कॉस थीटा की वैल्यू रखना था। बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारा बेस क्या होता है, बेस हमारा क्या ये है, हाइपोटेनस क्या हमारा ये है, यानी हमने क्या रख दिया, एक्स अपान अंडर रूट वाला जो वैल्यू थी हमने रख दिया, ठीक है ना, आर स्क्वायर। अच्छा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने इसको क्या है, छोटा आर माना ना, चलो इसको यहाँ लिख दिया बड़ा आर, यानी ये बड़ा तो लिखते जा रहे हैं, चलो ठीक है ना, इसका मतलब पूरा हो गया, ठीक है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इधर यहां तक हमारा हो चुका, हम अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां तक की वैल्यू हमने निकाल ली थी, देखो यहां तक की वैल्यू हमने के क्यू और ये निकाल ली थी। बेस बाई कॉस थीटा की वैल्यू बस पुट करनी थी, यहां देखो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी थी, यही आया, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो एक्स तो एक्स जाएगा, ये नीचे मैंने क्या लिखा है बताइए, क्या ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यानी इसकी पावर 1, और अंडर रूट जो होता है उसकी पावर कितनी होती है, हाफ। तो एक पावर 1 एक पावर हाफ, तो 1 + 1/2 क्या आया, 3/2। के की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है ना, ये आपका पूरा डेरिवेशन है। फिर कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अगर x बहुत ज्यादा हो, x ग्रेटर देन r हो, अगर x बहुत ज्यादा है रेडियस से, यानी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब रेडियस उसके कंपैरिजन में क्या है, 0, तो नेग्लेक्ट कर दो, तो नेट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, यानी जो हमने ये वैल्यू रखी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो आप खुद देखिए अगर एक्स स्क्वायर है तो ये वाला एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी मैं सिंपल से कहूँ, यहाँ एक चीज़ ये है एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2, तो क्या है 2 कट जाएगा, यानी क्या आएगा नेट एक्स की पावर 3। वही देखो एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही सेम कहानी हो कि आर आपका बहुत बड़ा हो और एक्स क्या हो आपका नियर द सेंटर बहुत छोटा हो, तो अब एक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा। और अगर
आपका सॉरी आर क्यूब बचेगा। अगर आपका आर क्यूब बचेगा तो ये वैल्यू आएगी, एक्स तो रहेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना है कि जब आप सेंटर की बात करते हैं, 2 पॉइंट तो आपके हो गए, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट कि जब हम लोग क्या करते हैं सेंटर, बताओ सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पे बताओ एक्स क्या है, 0। अगर आपका एक्स 0 है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0। अगर फील्ड 0 आई तो फोर्स क्या आएगा, 0। तो ये डेरिवेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया है, एलिमेंट लिया है डी ई कॉस थीटा, ये आपका यानी डी ई कॉस थीटा ऐड होता चला जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, अगर कैंसिल होता चला जाएगा। तो हमने बस डी ई कॉस यही टर्म पकड़ना, डी ई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को पुट करते हुए चले जाना। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, फोर्स पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें। अब इसमें आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके बारे में प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, खाली समझते हुए जाइए। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बताती है उसकी लाइन, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। EFL से हम लोग डिनोट करेंगे। पहली चीज़, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करना आपको आता होगा, मैथ तो इतनी पढ़ी होगी। अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वही टेंजेंट क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, वही टेंजेंट क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक, आ गया। यहीं पर एक चीज बताते हुए चलते हैं, पहले चलो ये पॉइंट हो जाए। पहली चीज, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड में टर्मिनेट ऑन इन्फिनिटी। हम सिंपल कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू की तरफ जाती है। तो प्लस क्यू देता है समझ लो, और माइनस क्यू लेता है। ये क्वेश्चन 2014 और 2019 में आपसे पूछा गया, वहां ऐसे दिया होगा कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक अनचार्ज बॉडी आपके पास हुई है, तो बताओ क्या आएगा। सिंपल सी बात है, प्लस क्यू से चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और माइनस क्यू में इंटर हो रही है, तो वही चीज है। अगला पॉइंट, ये मैंने एक दिखा, प्लस क्यू प्लस और एक माइनस, तो प्लस से निकलेगी माइनस के अंदर जाएगी और कुछ फील्ड लाइन जो है अलग भी जाएंगी। और अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस है तो क्या आपस में क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो इस तरीके से भी आपको बना के आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सिंपल है, प्लस से जाती है माइनस में, प्लस से निकलती है माइनस में जाती है। आगे आइए, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताती है नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कौन प्लस है कौन माइनस है, और अगर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब चार्ज उतना तगड़ा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में लिया, ये जो Q1 है बताओ कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 लाइन है, तो Q1 के 5 लाइन है, Q2 के पास 1 2 3 लाइन है, तो 5/3, यानी उसके चार्ज का रेशियो बता रहे हैं कितना तगड़ा चार्ज है। आगे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पर कंडक्टर, देखो कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने शुरू ही में पढ़ा था कंडक्टर पे सारा का सारा चार्ज क्या होता है, उसकी सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है, अंदर नहीं होता है। तो ये क्या कहा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, यानी इस सरफेस के जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगी। रीजन क्या होता है, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस का सारे पॉइंट का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए लाइन परपेंडिकुलर आती है। तो असर्शन रीजन में कभी भी पूछा जा सकता है। दूसरा, अंदर चार्ज नहीं है तो इनसाइड ऑलवेज क्या आएगी, फील्ड जीरो होगी, इनसाइड क्या आएगी, ऑलवेज जीरो आएगी। अब क्वेश्चन बनता है, कई बार 2014 में बना, 20 में बना, 14 में बना, 20 में बना, और दोनों क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है साथ में आ जाता है 3 या 4 नंबर के अंदर। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं करती हैं। अगर एक मार्क्स का आएगा तो सिंपल लिख के चले जाएंगे, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स का आएगा तो हम पूरा लिख देंगे। वो क्या लिखेंगे, अगर जो फील्ड लाइन है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है, अगर उन्होंने क्लोज लूप फॉर्म किया, अगर उन्होंने क्लोज लूप फॉर्म किया, तो क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब है इस प्लस से निकली इसी प्लस में आई, इस प्लस से निकली इस प्लस में आई, ठीक है ना। क्लोज लूप का फॉर्म का मतलब क्या है, इसी निगेटिव से आई है, इसका मतलब यहीं कहीं से निकली होगी, ठीक है ना। मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म करा, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं कि वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो इसका मतलब वही मैंने चीज लिखा है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी ले लिया, दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, आप कुछ सोचो जरा, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। अगर उन्होंने मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर लाइन जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो यहां पर इंटरसेक्ट की है, अगर इस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया है तो वही यहां टेंजेंट ड्रॉ करिए, क्या इस लाइन की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस लाइन की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉइंट पर दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, यानी हम एक ही जगह खड़े हैं और हमारी 2 डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वही चीज है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है,
दूसरा क्या है आपका, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तीन लाइन है, क्या दो सबके बीच में गैप सेम है? अगर गैप सेम है इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही पहचान होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, गैप क्या होता है? सेम। यहाँ पर एक गैप सेम नहीं है, यहाँ पर पास पास है तो तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी E1 वाला ज्यादा होगा, यहाँ दूर दूर है। यहाँ पर देखो E1 वाला दूर दूर है तो E1 वाला कम होगा, E2 वाला ज्यादा होगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी में आएगा आपका गॉस लॉ। ये मान के चले कि हर साल एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है, 100% श्योर होता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही बारीक से और अच्छे से इस पॉइंट को हम लोग टाइम देंगे और इस पॉइंट को करेंगे ताकि नंबर हमारा कुछ ना कटे। पहली चीज़, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है? सेम ऐसे ही आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हल्का सा लिंक करते हुए चलेंगे। फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। होता क्या है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन थ्रो, यानी एक एरिया के अंदर, मान लीजिए एक एरिया है, तो एक एरिया के अंदर कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, कितनी फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो रही है, अंदर से पास होना जरूरी है, तो अंदर से कितनी लाइन पास हो रही है वही क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया से पास होगा तो एरिया वेक्टर भी आएगा, तो वे वेक्टर क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो अपना प्लेन होगा, जो भी अपना प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर वो होगा, वो क्या होगा? एरिया वेक्टर। यहाँ पर अंडरलाइन क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ये आपका कोई सरफेस ऐसे रखा है तो उसके परपेंडिकुलर, ये आपका हल्का सा एंगल पे रखा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपने ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर, ये आपने हल्का सा एंगल पे रखा है ना तो इसके परपेंडिकुलर। ये आपका क्यूब है, इसको इंपॉर्टेंट है, क्यूब का जितने भी साइड है सबके परपेंडिकुलर, ये इस साइड का इधर, इस साइड का जेड एक्सिस में, इस साइड का इधर, इस साइड का इधर परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है? सिलेंडर, तो सिलेंडर का परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा प्लेन के वही क्या होता है? अपना एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है। दूसरी चीज कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज, है ना? कैसे? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। जहां डॉट लग जाता है आप समझ जाओ स्केलर क्वांटिटी होती है, और कॉस थीटा यानी एंगल आता है उसमें कैसा? कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस थीटा क्या? एंगल बिटवीन ई एंड, ध्यान से देखिएगा किसके बीच में एंगल है? एंगल ई और ए के बीच में है। यहाँ एक गलती करवाते हैं, गलती क्या होती है? प्लेन एंगल आपको दे दिया प्लेन, प्लेन से एंगल 60 डिग्री। अरे भैया अगर प्लेन से 60 डिग्री है तो एरिया वेक्टर से कितना होगा? 30 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट क्या आती है? ई की यूनिट हमने देखा था क्या था? फोर्स बाई चार्ज, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। इसे ही बाद में क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। आइए देखते हैं। अगर ये मैंने ना इसको देखो फिगर को थोड़ा सा ऐसे, मैंने इसको थोड़ा तिरछा रखा है, मतलब ऐसे रखा है, थोड़ा सा ऐसे रखा है, तो जो एरिया वेक्टर बनेगा किसी न किसी एंगल पे बनेगा। तो एरिया वेक्टर देखो, तो एरिया मैंने इसको तिरछे पे रखा है तो एरिया वेक्टर कुछ ना एंगल पे बनेगा। तो वो एंगल ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना है आपको। यहाँ प्लेन से एंगल, कई बार क्या होगा आपको यहाँ से एंगल देगा, आपको एंगल कहाँ से देगा? प्लेन से, लेकिन हमें एरिया वेक्टर से, यानी ये वाला एंगल नहीं लेना, देखना ध्यान से देना, ये वाला एंगल नहीं लेना है। ये कहाँ से है? उसके प्लेन से। हमें प्लेन से एंगल नहीं लेना है, हमें एंगल कहाँ से लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल लेना है। दूसरा, अगर आपको सीधा रखा हुआ है, मान लीजिए एकदम सीधा रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा? एकदम एरिया वेक्टर इधर, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर। एंगल कितना आएगा? 0। तो 0 का मतलब क्या होता है? cos 0 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई क्या हो जाएगा? ई डॉट एरिया, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। रिंग का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। दूसरा, अगर ऐसे रखा है, बाय द वे कैसे रखा है? ऐसे। अगर ऐसे रख दिया गया तो एरिया वेक्टर इधर आएगा। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना आएगा दोनों में? 90। cos 90 की वैल्यू 0। फिर एक नोट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी चार्ज को हमने उसके कोने पे रख दिया, मैं क्या कह रहा हूं ना, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान दीजिए, आगे काम आएगा। मैंने कहा मैंने एक चार्ज को अपने इस कोने पे रख दिया है, अब इस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अवे अवे अवे, क्या कोई भी इसके अंदर पास हो पा रही है? कोई भी इसके अंदर पास नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने रखा इसके अंदर पास नहीं होगी, तो इसका मतलब जो लाइन अगर अंदर पास नहीं होगी, फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं ध्यान से। ये मैंने आपको बनाया है एक्स वाई जेड, ये मैंने आपके लिए बनाया है एक्स वाई जेड। बताइए, अगर कोई एक्स वाई प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर, तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मैंने आपसे कहा एक्स वाई प्लेन मैंने लिया है तो उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? जेड। इसका मतलब एरिया वेक्टर कहां पर आएगा? जेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। और अगर मैंने कहा एक्स और जेड प्लेन है तो दूसरा क्या बचा? वाई। यानी सिंपल है, जो प्लेन है
दो ही प्लेन होगा भाई, एक्स और वाई में या तो होगा, या तो फिर आपका एक्स जेड में होगा या वाई जेड में होगा, तो जो भी तीसरा बचेगा एरिया वेक्टर उसी में जाएगा। ठीक है ना, सिंपल बात। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, एरिया वेक्टर आपको दिया है, 5 पूछा है। सिंपल सी होती है कहानी, ई डॉट ए। आइए समझते हैं स्केलर कैसे किया था। स्केलर कैसे किया था ध्यान से देखना। स्केलर यहाँ पर मैं समझाता हूँ, एक्स वाई ये जेड हो। आप खुद सोचिए एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है 90। अगर हम एक्स ये आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है। यहीं पर आप लोग सीख लीजिए कि आपको स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना होता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए। अगर हम आई एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आई और जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आई गुणे जे। बताओ अगर आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0। तो जो भी यानी हम आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे, जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर के इंटू आई, किन्हीं दो के भी जिनके बीच में भी 90 एंगल है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की वैल्यू कितनी आएगी 90, cos 90 कितना होता है अपना 0, यानी वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, cos की वैल्यू 1। यानी मैं अगर आपको हैक बताऊं या की पॉइंट बताऊं सिंपल सा, तो मैं की पॉइंट आपको ये बताऊंगा, भैया i को i से मल्टीप्लाई कर दो, j को j से मल्टीप्लाई कर दो, और k को k से मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका क्या होता है, हैक होता है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। i को i से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 3 और -1 -3, 4 इंटू 1.5 कितना 6, टोटल जोड़ दिया हमने और माइनस हो जाएगा 7। सिंपल है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो। आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, स्क्वायर आपको दिया हुआ है, केप्ट इन एक्स वाई प्लेन। बताओ स्क्वायर का एरिया कितना आता है ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, क्या आया है 4। लेकिन जब एरिया वेक्टर की बात करेंगे, बताओ किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर कहां पर आएगा, जेड प्लेन में, यानी के कैप में। सिंपल सी कहानी मैंने बताई थी, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। बताओ आई यहां पर है, कोई आई है नहीं, तो 0 आएगा। 3 जे यहां पर है, क्या कोई जे है नहीं, 0 आएगा। के कैप है तो 9 गुणे 4 कितना आएगा आपका 36। तो आई को से, जे को जे से, के को के से। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखें। आपको एक क्या दिया हुआ है, क्यूब, सबकी साइड दी हुई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है 2i कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाई इन कितना होगा, फाई आउट। फाई इन क्या होगा, मतलब क्या एबीसीडी, ध्यान से देखिए। फाई इन का मतलब, मेरे पास क्यूब है नहीं, है ना, क्यूब का जुगाड़ करते हैं। तो फाई एबीसीडी, देखिए एबीसीडी से इंटर करेगा, ईएफ जीएस से क्या करेगा, निकलेगा। तो आइए आप पहले एरिया वेक्टर निकालते हैं। बताइए इसका एरिया वेक्टर मैंने बताया था, इस साइड का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर किधर है, माइनस आई क्या की तरफ है, माइनस आई क्या की तरफ है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना 180। तो बताओ 2 इंटू 4 इंटू cos 180 -1 कितना आया -8। जबकि ये वाली साइड जहां से वो निकलेगा, ये इस साइड का एरिया वेक्टर इस तरफ, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी उधर, दोनों के बीच में एंगल कितना 0, तो 0 आएगा +8। बताओ नेट कितना आएगा, जितना आया उतना गया, नेट 0। यानी मैं एक हैक पॉइंट आपको बता दूं कि जो भी चीज हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जितना आएगा उतना जाएगा, तो नेट कितना होगा 0। अच्छा आपने कहा कि ठीक है, आप तो इसका बाकी फेस का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आपने कहा कि बाकी फेस का आप क्यों निकाल नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए जितने भी और फेस हैं, जितने भी और फेस हैं, सबका एरिया वेक्टर, चाहे आप ये वाला एरिया वेक्टर बना लीजिए, चाहे ये वाला एरिया वेक्टर बना लीजिए, या जो भी एरिया वेक्टर आपके, चाहे ये वाला एरिया वेक्टर बनाए, एनी कोई भी एरिया वेक्टर आप बनाएंगे, जैसा कि मैंने इसमें बनाया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कोई ऐसा सरफेस दिया, हालांकि अलग ये हो चुका है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ऐसे ही सेम बना होगा। ये मेरा सरफेस है, ऐसे आपको दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो परपेंडिकुलर है, तो फाई कितना आएगा 0। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, कई बार आपके यहाँ पर नहीं, लेकिन कई बार कंपेटिटिव वर्ड में आपके आ चुका है एग्जाम में ना। ये आपका दिया, मान लो कोई लाइन है, इस लाइन ऐसे ही पास हो जा रही है, सिंपल कहानी है। अगर ये दोनों इस तरीके से आ जाए, आपका फाई कितना आएगा, नेट 0 आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है CZ² के कैप, एक्स वाई प्लेन में है, और Z की वैल्यू A दिया है, फ्लक्स पूछा है, कुछ नहीं। एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा भाई, Z में आएगा, जो बचा एक्स वाई है तो Z बचा है, तो Z में, मतलब के कैप में, तो एरिया वेक्टर भी आया के कैप में। साइड कितना A, तो A², तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E डॉट है, तो CZ जो आपका Z² है, यहाँ पर मिस्टेक है, Z²।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर, के कैप ए कैप। अब बताओ के कैप और के कैप में कितना है एंगल 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, क्या आएगा आपका सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आपका दिया है जेड इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा सी ए की पावर 4। ये क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपको। मैं सिंपल बताऊं, आपको दिया हुआ है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ इधर है और इस तरफ इधर। अब सिंपल सी बात देखो, इस तरफ का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस तरफ का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस तरफ का जो कर्व सरफेस उसका एरिया वेक्टर उधर आएगा। फाई निकाल लेंगे, फाई 1 कितना आएगा, ए दिया हुआ 100, तो 100 का मतलब क्या है 100 इंटू एरिया, फाई 2 क्या दिया 100 इंटू एरिया। अच्छा ये जो यहाँ पर देखो माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है, अगर एक इस डायरेक्शन में है आई कैप तो एक माइनस आई कैप में है, और इसका ऊपर है तो इसमें कितना आएगा कॉस 90, तो फाई की वैल्यू 0। सिंपल, कुछ किया नहीं हमने, टोटल तीनों को हमने जोड़ दिया है और एरिया की वैल्यू बाद में हमने रख दी है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर, खत्म कहानी ना, ठीक है। आगे आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली 2014 में भी तकरीबन आया है, 2015 में यहाँ आया है। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है थोड़ा स्क्वायर साइड, फाइंड फ्लक्स व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, सिंपल सी बात है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, नॉर्मल का मतलब क्या है ऐसे परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा इस तरफ आएगा, इसका मतलब क्या है एरिया वेक्टर भी आएगा आई कैप, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर है, एक गलती होगी, वो गलती क्या होती है सेंटीमीटर, तो हमें सेंटीमीटर में नहीं किस में रखना होता है हमेशा मीटर में। तो यहाँ पर देखो मैंने मीटर में रख दिया 10/100 मीटर स्क्वायर। बताओ आई कैप में दोनों है तो क्या आएगा नेट में, देखो 30 आएगा। तो सिंपल यहाँ कहानी, यानी यहाँ पर क्या था नॉर्मल, ये यानी ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आता है नॉर्मल के, तो एरिया वेक्टर भी आई कैप में आएगा। दूसरी गलती सेंटीमीटर की होती है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। यहाँ पर दिया इफ प्लेन मेक 30 डिग्री, आपसे ये नहीं कह रहा है कि एरिया मेक, आपसे कह रहा है कि प्लेन 30 डिग्री बना रहा है। बताओ अगर प्लेन 30 डिग्री बना रहा होगा तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। एक प्लेन है, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि एक प्लेन, यहाँ से एक प्लेन है, प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, तो बताओ टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है। तो अगर प्लेन ने 30 बनाया तो एरिया वेक्टर ने कितना बनाया होगा 60, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे cos 60। तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, प्लेन वाला ना, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं फ्लक्स के, तो फ्लक्स के कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं गॉस लॉ। आप लोग इससे डरते होंगे, आज आइए हम इस आपके डर को दूर करते हैं। गॉस लॉ, तो आपसे कहा जा रहा है गॉस लॉ सिंपल है क्या, टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज गॉसियन सरफेस इज 1/E0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। लंबी लाइन है, आप सिंपल से हम क्या कह रहे हैं कि जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो क्लोज हमें चाहिए। अब कैसा हमें चाहिए, क्लोज गॉसियन सरफेस, यानी ये सरफेस है, अगर किसी सरफेस को मैंने इमेजिनरी सरफेस से उसको मान लिया, वो क्या हो जाएगी गॉसियन सरफेस ना, इमेजिनरी होती है। एक क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स क्या आता था E.dA, वो किसके बराबर होता है Q/E0, Q/E0। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, पहली चीज क्या ध्यान देना है, इनसाइड, ये जो चार्ज होना चाहिए उस सरफेस के अंदर का होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, यहाँ पर PYQ बन चुके हैं, पहला PYQ जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस है, किस पर डिपेंड करता है, तो वो Q पर भी डिपेंड करता है, बाहर वाले पर नहीं, इन, मैंने इन लिखा है, कुछ लोग इसे इनक्लोज भी बोलते हैं, तो इन कह लीजिए या इनक्लोज, तो वो Q इन पे भी डिपेंड करता है और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है, E0 पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपसे कहा जाए कोई ऐसा सरफेस है जिसमें चार्ज 0 है, अगर चार्ज 0 है, बताओ Q इनसाइड क्या है 0, तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा 0। ये भी क्वेश्चन एक बार PYQ में आ चुका है। आइए इस सरफेस को देखते हैं, 2020 में आया था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। बस अलग का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने 3 चार्ज लिया है, वहां पर 2 चार्ज अंदर था, 1 चार्ज बाहर, सिंपल कहानी है। तो बताओ ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बताया है, इमेजिनरी सरफेस है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, Q1 -Q3 -Q5। बताइए, तो जो फ्लक्स आएगा ना वो इनकी वजह से आएगा, तो फ्लक्स हमेशा अंदर वाले की वजह से आता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से आएगा। सिंपल कहानी कि जो फ्लक्स आएगा वो Q इनसाइड की वजह से आएगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सबकी वजह से आएगा। तो हम नेट जोड़ देंगे, Q1 -Q3 -Q5, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फ्लक्स होता है ना गॉसियन सरफेस का, जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपकी गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, वो यानी चार्ज को आपने कहां रखा है, तो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। दिल्ली के 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपने रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस को इंक्रीज कर दिया, या PMT वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आपने रेडियस को इंक्रीज कर दिया क्या कोई असर होगा, नहीं। लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस तरीके से कि अगर हमने सरफेस को गॉसियन सरफेस की
रेडियस को इंक्रीज किया है तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो पॉइंट चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, सेम। तो जो फ्लक्स होगा वो भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, AIPMT यानी नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या डाइपोल के अंदर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बताओ नेट चार्ज कितना आएगा भैया, एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज जीरो, फ्लक्स भी कितना आ जाएगा अपना, जीरो आ जाएगा। चलो ना, ये देखिए क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आपको दिया है S1 सरफेस आपकी जिसके अंदर चार्ज 2Q है, S2 सरफेस जिसके अंदर 4Q है। तो S1 का फाई कितना आएगा, 2Q अपॉन E0, ठीक है ना, उसके अंदर जितना चार्ज है। S2 के अंदर कितना, यही इंपॉर्टेंट है। S2 क्या है भैया, S2 के अंदर तो 4Q भी है और 2Q भी है, तो 2Q प्लस 4Q और E0, 2/6 आएगा, 1:3। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जा रहा है कि S1 मीडियम जो है, S1 के अंदर क्या है, एयर है, अगर एयर के अंदर आप कोई मीडियम डाल दे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ER, तो मैंने बताया था कि मीडियम पे डिपेंड करता है और E0 के साथ उसका मीडियम मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल कहानी है, E0 के साथ उसका मीडियम मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्वेश्चन 2020 में आया है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आप डिराइव करने को आता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए। एक आपको सिलेंडर कह लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर कह लीजिए, जो भी चीज़ कह लीजिए, आइए हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखो मैंने 3 पॉइंट लिए हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, चाहे ऊपर वाले पूरे सरफेस पे E और DS क्या परपेंडिकुलर होंगे, cos 90 यानी कितना आएगा, 0। यहाँ भी नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये क्या होगा, इधर होगा, तो अभी क्या आएगा आपका cos 90 0। सिर्फ बीच वाले की वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आएगी, प्लस वाले की वजह से, और DA भी क्या आएगा, इस तरफ आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड करेंगे, तो इसको तो ऐड करेंगे नहीं, ये भी 0 हो गया, सिर्फ इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कर दो, फाई टोटल कितना आएगा आपका EA। एरिया कितना आता है, मान लीजिए इस सिलेंडर की लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई L है ना, और रेडियस कितना है R, तो बताओ टोटल कितना आएगा, 2πr, उसका क्या होता है आप सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ, यही क्या आता है, सिलेंडर का एरिया आता है 2πrh आता है ना, तो वही 2πrl, एरिया आ गया वो अपना। अच्छा लैम्डा क्या होता है, मैंने एक बार बताया था आपको, कई बार क्वेश्चन क्या है ना, चार्ज के फॉर्म में नहीं आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा किसके फॉर्म में, आपसे पूछ लेगा, सिंपल सी बात आपको क्या नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पूछ लेगा, Q/L। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई फाई क्या होता है, Q/E0, तो हमने Q को पुट कर दिया लैम्डा इंटू L/E0, तो दोनों को पुट कर दो, कि आपका क्या होगा, जो फाई है, फाई की वैल्यू कितना आई है, EA यानी 2πrl, 2πrl हमने पुट कर दिया है, तो इसकी वैल्यू कितना है, लैम्डा L/E0, तो L से L कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2πE0R। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि E और R में इन्वर्सली रिलेशन है, इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से आएगा। सिंपल कहानी कुछ नहीं है, गॉस लॉ है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंज करने को आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्शन भी यूज होता है, पहला टॉपिक आपको दिया हुआ, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर आपका चार्ज बाहर Q है, तो आप सिंपल सी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपसे पूछी हुई है, तो ये लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, वहाँ क्या Q/एरिया, एरिया क्या होता है 4πr², ना, स्फीयर का एरिया क्या होता है। अगर यहाँ पर चार्ज Q है, अगर यहाँ पर चार्ज Q है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, -Q भी इंड्यूस हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना आएगा, Q और -Q। तो देखो अंदर वाले की वजह से क्या आया, Q/ इसका एरिया 4πr² R1², और बाहर की वजह से कितना आया, इसका जो चार्ज आपका आएगा सिग्मा का Q - Q अपॉन 4πr²। अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हमने कहा कि सिग्मा 2 के लिए हमको क्या निकालना है, अपना E.ds इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E.ds इज इक्वल टू नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना है Q - Q, तो Q - Q अपॉन E0 ना, और E0 मान लो, इसको हम गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, Q - Q E0, तो इसका एरिया कितना था 4πx²। x हमने क्यों लिखा है कि x डिस्टेंस पे हम लोग मान रहे हैं, हम क्या किसने पर मान रहे हैं, x डिस्टेंस जो भी मान रहे हैं, तो यहाँ x वैल्यू रख देंगे x², Q - Q E0, ये फार्मूला आपका सिंपल बन के चला आया। ये क्वेश्चन कई फॉर्म में पूछा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको सबसे पहले देखो Q चार्ज आपको दिया है, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ऐसी डिस्टेंस पर बताइए जो क्या हो, 0 से बड़ी हो लेकिन R से कम हो। R से कम का मतलब क्या, इनसाइड, बताओ क्या इनसाइड चार्ज 0 है, इनसाइड चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी 0। इसीलिए कंडक्टर के अंदर जो भी आपको कंडक्टर दिया हुआ है, इनसाइड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका x है, जो आपकी डिस्टेंस है R से ज्यादा है, बताओ, ये हमने माना, ये अपनी डिस्टेंस कितनी है x यानी R, ये हमने गॉसियन सरफेस अपनी मान ली, तो सिंपल सी कहानी कुछ नहीं, E.ds इज इक्वल टू Q/E0, तो बताइए एरिया कितना होगा 4πr², ये डिस्टेंस हमारी है Q/E0, तो हमारा E कितना आया देख लो, Q 4πE0R², सबको पता है सिग्मा क्या होता है Q/A, Q/एरिया, तो हमने क्या करा है, इसको देखो Q/A, ये पूरा क्या बन गया है अपना सिग्मा, सिग्मा/E0,
तो क्या बन गया अपना सिग्मा बाई ई नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है कि सरफेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम होता है, सरफेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम होता है, जैसे ही बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे क्या आएगा, तो सरफेस पे आर क्या होता है, कम होता है आर के बराबर, तो मैक्सिमम, जैसे ही बाहर जाएंगे तो कम होता जाएगा, और अंदर की तरफ क्या होता है, जीरो होता है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। आपका दिया है एक R1 और एक आपका 2R1 दिया है। तो आपको सिग्मा का इनसाइड और आउटसाइड का आपको रेशियो पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है, एक बात खाली देखिएगा, अगर ये चार्ज Q है तो बाहर वाले पे चार्ज कितना आएगा, -Q, इंडक्शन की वजह से ना -Q आता है, अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। तो इसका मतलब इनसाइड पे कितना है भैया, Q अपॉन उसका एरिया R1, बाहर में -Q अपॉन उसका एरिया 2R1, नेट कितना आएगा -4/1। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। फिर ये पूछा जा रहा है, डज द चार्ज गिवन टू मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो। यानी जब हम किसी मेटालिक स्फीयर को, देखो एग्जाम देखना, आपसे मेटालिक बोल सकता है, कंडक्टर बोल सकता है ना, तो सिंपल सी बात, क्या वो डिपेंड करता है जब हम चार्ज देते हैं कि वो हॉलो है सॉलिड, नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है। रीजन क्या है कि जब भी हम चार्ज देते हैं मेटालिक को या कंडक्टर को, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे, तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बार बार आए हैं, अरे कई बार आ चुके हैं, वेराइटी चेंज नहीं हो रही है, सेम है, थोड़ा बहुत आता है। आपसे पूछा गया एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मान लिया मैंने चार्ज, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी, इस चार्ज के बाहर एक गॉसियन सरफेस बना दी। ई डॉट डी एस, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट। डी एस कितना होता है स्फीयर का, 4πr²। रट लीजिए, एरिया कितना होता है, एरिया 4πr²। एरिया कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वरना मुझे पता है कि आप लोग भूल सकते हैं, 4πr²। उसका एरिया क्यू बाई ई नॉट, ई कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4πr²। बस ई को नीचे लेकर चले गए हैं, इसको, इस वाले को नीचे। बताइए क्या 1/4πe0 के होता है, तो हमने के टर्म में लिख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने सिग्मा के टर्म में लिखना है, क्यू बाई एरिया सिग्मा के टर्म में लिख लिया, तो ये वाले क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस इसको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको देखते हैं, सिंपल सी बात है भैया। पी पॉइंट आपको देखो यहाँ पर है और एक P2 पॉइंट है। P2 पॉइंट क्या है, मेटल। P2 पॉइंट क्या है, मेटल। क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मेटेलिकल जो ये वाला एरिया आपको P2 वाला एरिया होगा उसके अंदर जीरो, क्योंकि चार्ज क्या होता है, जीरो, कंडक्टर है। यही देख लीजिए, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर, अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर चार्ज +Q रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट लिख दिया। इतना सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो इसका सिंपल क्या है कि आपको गॉस लॉ के अंदर पहले तो फॉर्मूला आपको देखना है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट। क्यू अंदर वाला चार्ज होता है, ठीक है ना, वो देख लेना है। और आपको क्या देखना है, पहला स्फीयर देख लेना है, उसका डेरिवेशन ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और सिग्मा का ना, अंदर और बाहर। और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वायर वाला हमने किया था 2-3 क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। क्यूब। क्यूब के अंदर 6 फेस होती है। अपने घर को अज्यूम करिए, कुछ नहीं, जो आपका रूम है उसको अज्यूम करिए। तो 2, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे और बाकी चारों साइड वही क्या होती है, फेस। फेस कितने होते हैं, 6। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। सब अपने घर को, कमरे को देख सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक चार्ज को रख दिया, ये PYQ में आ चुका है, बस दूसरे तरीके से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। उसको चार्ज को, यानी उसने सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया था, ये आपका एक एरिया है, मैंने यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया है d/2 पे एक चार्ज को रखा है, बताओ कितना आएगा। भाई देखो, इसको क्लोज करना तो एक क्यूब बना दो, क्यूब बना दो। चार्ज क्या बीच में रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, यानी यही क्वेश्चन बन जाता है सेम ना, इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं, चार्ज को हमने सेंटर पे रख दिया है। बताओ 6 क्यूब की, अगर चार्ज को, सिंपल बात है, अगर मैंने चार्ज को सेंटर पे रख दिया है, क्या वो चार्ज पूरा चारों तरफ फैलेगा, 6 फेस में जाएगा, हाँ ठीक है। मतलब उस क्यूब की वजह से कितना आया, क्यू बाई ई नॉट, यही फार्मूला होता है। बताइए उसमें कितने फेस हैं, 6 फेस। क्या 6 फेस की वजह से क्यू बाई ई नॉट आया है, तो एक फेस की वजह से कितना आएगा, क्यू बाई 6। इसी तरीके से कॉर्नर पे रखा है तो 8, ठीक है ना, तो 8 की वजह से कितना आया, क्यू बाई ई नॉट, तो एक की वजह से कितना आएगा, क्यू बाई 18। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन हमें क्या है, याद रखना है, तो मैंने याद रखने के लिए सिंपल तरीका निकाल लिया। कॉन्सेप्ट अलग होता है ना इसका, थोड़ा सा, जैसे इस वाले को दिखाऊंगा, इसी का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने कहा ना, ये आपका क्या है, मान लो ये एक फेस है, एक फेस है, इसके सेंटर पे रखा है, इसके सेंटर पे आपने रख दिया है। बताइए इसको कवर करने के लिए, क्या इस वाले को कवर, ये तो खुला हुआ है, तो इसको कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस लाना पड़ेगा, यानी इसी तरीके से एक और स्फीयर ले आइए, इसी तरीके से इसको कवर करने के लिए एक और स्फीयर ले आइए, तो ये कवर हो जाएगा।
इनसाइड चार्ज बन जाएगा तो क्या आएगा, 2 क्यूब है तो 2 क्यूब की वजह से क्यू बाई ई नॉट, 1 क्यूब की वजह से क्यू बाई 2 ई नॉट। यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है जब आप कॉर्नर पे रखते हैं तो कॉर्नर पे ढकने के लिए हमें 8 क्यूब लाना पड़ेगा, तो 8 क्यूब की वजह से क्या आएगा, क्यू बाई ई नॉट, तो 1 की वजह से क्या आएगा, क्यू बाई 8 ई नॉट ना। देखिए एक चीज़ आपको बताना है कि ये हम लोगों ने बहुत देर से प्रैक्टिस की, 1.5-2 घंटे हो गए होंगे ना। तो अब इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वो थोड़ा सा बचा हुआ है और शीट बचा हुआ है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कवर करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इसको शेयर करिएगा, हर जगह अपने फ्रेंड को इसको शेयर करिएगा। हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से।